जी लाइट आ रही देन व्हाट्स रॉन्ग और अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट, आई होप सो आप सब फाइन होंगे और खैरियत से होंगे। तो मिस्टर शौकत हुसैन आज हमारे साथ लाइव हैं। एक लाइव सेशन हम इनके साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आर्ट एलटीयू लाहौर से इनका ताल्लुक है, तो कुछ इनकी स्टोरी के बारे में जानेंगे और जो है वो इनसे थोड़ी डिस्कशन करेंगे और आपके भी कुछ जो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम इस सेशन में लेंगे। तो अगर किसी को मेरी आवाज में जो है वो इशू आ रहा है या उसे डिफिकल्टी फेस करना पड़ी है तो प्लीज वो जो है वो मैसेज में चैट बॉक्स के थ्रू बता सकता है। और ये सेशन हमारा अगर जूम पे किसी को इशू है तो वो यूट्यूब पे भी जो है वो लाइव है, तो वहां पे भी आप जो है वो इसे देख सकते हैं। अब मुझे कुछ सेकंड जो है कुछ मिनट्स, एक दो मिनट और डिले करना पड़ेगा सेशन, क्योंकि मैं थोड़ा सा शौकत साहब की तरफ आई थिंक के इलेक्ट्रिसिटी का इशू है और मैं उनसे जरा कम्युनिकेट कर लूँ। जुनेद भाई इट्स क्लियर नाउ इट्स इट्स ओके क्लियर ना? ठीक है। अच्छा, अगर वीडियो वीडियो कॉल पे आना मतलब वीडियो ऑन करना चाहें आप अपनी तो कर सकते हैं, नहीं तो इट इज ओके, देयर इज नो इशू। नहीं नहीं मैं कर लेता हूँ लेकिन मैं यहाँ से कर रहा हूँ हो नहीं रही अच्छा चले, इट इज ओके। बस जुनेद बस ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड में जो है वो काफी शोर सुनाई दे रहा है, अगर थोड़ा सा उसे जो है वो बेहतर किया जा सके। अच्छा असल में ना मैं कारी साहब आए हैं बच्चों को पढ़ा रहे थे मैं दूसरे रूम में चला जाता हाँ जी। जी जुनेद भाई आप बात करें जी हाँ, अब काफी क्लियर है तो बिल्कुल ठीक है। आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? जी आपकी आवाज़ क्लियर ठीक है है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं माजरत ख्वाह एडवांस में कि थोड़ा सा आपको पता है टेक्निकल इश्यूज और काफी ज्यादा हम जिस जगह पे रह रहे हैं तो इंटरनेट और कभी इलेक्ट्रिसिटी तो ये चलते रहते हैं। तो दो डिफरेंट रीजन से ये कनेक्ट हो रही है तो जूम इसलिए थोड़ा सा आपको जहमत करनी पड़ी। तो हमारे साथ आज के सेशन में है मिस्टर शौकत हुसैन साहब, इंस्पेक्टर इन रेवेन्यू एलटीओ लाहौर से। इनकी एक डिफरेंट स्टोरी है, तो ये खुद शेयर भी करेंगे आज हमारे साथ। तो मेरी इनके साथ किस तरह मुलाकात हुई, तो अब थोड़ा सा जो है वो मैं बढ़ूंगा मिस्टर शौकत साहब की तरफ। काइंडली जो है वो आप अपना इंट्रो अगर करवा दें पार्टिसिपेंट्स को। 56 से ज्यादा लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो एस्पिरेंट्स हैं जो इस साल वाला या इस सेशन वाला इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं या फिर उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये वही टाइम है जो 2017 में हमने देखा, तो अब ये उसी टाइम से जो है वो 5-6 साल बाद गुजर रहे हैं। तो पहले काइंडली शौकत साहब अपना थोड़ा सा इंट्रो करवा दें कि आप किस यूनिट में पोस्टेड हैं, किस ऑफिस में पोस्टेड हैं, तो देन फिर हम फर्दर बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चंस की जानिब। जी आप ऑन टू यू मिस्टर शौकत साहब। अस्सलाम वालेकुम तमाम पार्टिसिपेंट्स को सबसे पहले तो आप सब लोगों को मुबारकबाद कि आप लोगों ने जो है दो प्रोसेस के जो है वो क्वालिफाई कर ली हैं तो इंशाल्लाह आप फाइनली भी इंशाल्लाह सेलेक्ट होंगे। मेरा नाम शौकत हुसैन है जैसा कि जुनैद भाई ने आपको बताया और मैं 18 के साथ ही एज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ था तो मेरी पोस्टिंग यहाँ लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर में हुई थी। तो सिंस देन मैं इधर ही हूँ और यूनिट 9 में मेरी पोस्टिंग है इस वक्त। और मेजरली जो मेरे पास हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है और स्टील सेक्टर है। जी जी बाकी आप पूछते जाएंगे तो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। जी अच्छा, यहाँ पे पैरेलल जो पार्टिसिपेंट्स हैं अगर इनका कोई क्वेश्चन है तो वो भी जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं मैसेज के थ्रू, तो मैं इनसे आस्क कर लूंगा। फिर बाद में मैं आपका माइक भी अनम्यूट कर दूंगा जो पार्टिसिपेंट बात करना चाहे। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे शौकत साहब जो है फर्स्ट टाइम ऑन बोर्ड है हमारे साथ, थोड़ा सा ना मैं उसे इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में पूछना चाहूंगा कि वो सिचुएशन किस तरह से थी। अच्छा, पहले तो मैं और हमारी मुलाकात कैसे हुई,
तो हम मतलब मेरा ख्याल आज दूसरी दफा हमारी कन्वर्सेशन हो रही है शायद, लाइव कह लें। तो एक दफा मेरा ख्याल जी, दिसंबर में हुई है, आप सही दिसंबर कह 16 में, 2-3 साल पहले। तो ये उसके बाद, उससे पहले मैं मतलब इन फेस या कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई, और इससे पहले हमारी मतलब डिजिटली ही मुलाकात हुई थी या कनेक्टिविटी हुई थी वो फेसबुक के थ्रू 2017 में। तो मुझे जरा उसके जी, बारे में ऐसे ही बताएं, वो मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ हमेशा, तो वो अगर पार्टिसिपेंट्स को आप बताना चाहें कि। जी जुनेद भाई, अल्लाह आपका भला करे। मुझे अच्छे से याद है वो सारा जो सिचुएशन है। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे आने से पहले मैं पुलिस में था, तो वहीं से मेरा जो इंटरेस्ट था वो लेक्चरशिप या मतलब एजुकेशन साइड पे था ज़्यादा। तो इसकी जब वैकेंसीज आई और उधर से लेक्चरशिप की आई, तो मैंने दोनों एक साथ ही दिए हुए थे। तो मेरा उधर से रिटर्न आ गया, क्वालिफाई हो गया उसका। रिटर्न का टेस्ट था मेरा लेक्चरशिप का, और इधर मेरा था, इसका था, आपके आईआरएस का भी था। जी। तो क्योंकि मेरा फोकस उधर था लेक्चरशिप की तरफ, तो मैंने वो उस तरफ गया और इसका मैं जाके दे ही आया था बस। सही है। तो फाइनली फिर ये हुआ कि वो मेरे दोनों अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट क्लियर हो गए। तो अब इंटरव्यू की तैयारी करनी थी। तो क्योंकि मेरा फोकस उधर था और वो 17 की थी पोस्ट, तो मैं उसकी तैयारी में लगा रहा, उसके इंटरव्यू की तैयारी में। तो मैंने इसकी तरफ बिल्कुल नहीं तवज्जो की थी। तो जब मैं मेरा उसका इंटरव्यू हो गया, देन मैं आया ज़रा सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे मैंने देखा। तो यहाँ पे मुझे एक भाई साहब मिले, बहुत अच्छे भाई साहब, अल्लाह इनको बहुत खुश रखे, बहुत तरक्की दे, और इनको मौका दे कि ये हमेशा जो है इसी तरह से वेलफेयर का काम करते रहें। तो इन्होंने इनसे मेरी ऐसे फेसबुक पे ही बात हुई थी। तो इनको मैंने कहा यार कोई डाटा वगैरह आपके पास है तो काइंडली मेरे साथ शेयर कर दें, क्योंकि मैंने इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं की है। तो मुझे थोड़ा गाइड भी कर दें कि ये आईएआरएस की तैयारी मैंने किस तरह से करनी है। तो अल्लाह इनका भला करे, इन्होंने मुझे वो डाटा दे दिया था सारा। हालाँकि नॉर्मली लोग देते नहीं हैं। तो ख़ैर इन्होंने दे दिया। तो मैंने कोई लास्ट 2 डेज़ मेरा ख़्याल है मैंने तैयारी की थी। वो तमाम जो डाटा इन्होंने मुझे दिया उसको मैंने देख लिया। कुछ मेरी तैयारी जो मैं बाकी टेस्ट दे रहा था पीपीएससी के, उसमें थी मेरी इंटरव्यू की किसी हद तक तैयारी। लेकिन जो मेरा रेलेवेंट डाटा था वो मुझे इन्हीं से मिला था। तो उस वक़्त इनकी मेरी कोई बात भी नहीं, और मेरा ख़्याल है जुनैद भाई, अगर आपको याद हो तो हम कुछ 2 के 3 साल बाद, बल्कि पिछले साल हमारी मुलाकात हुई जब आप ट्रेनिंग पे यहाँ लाहौर आए हुए थे। हाँ, वो तो एग्जैक्टली ऐसी है। बाकी तो हमारी डिजिटल मुलाकातें थी एक-दूसरे से। हाँ, वो तो तो मतलब एनी फिर हाउ, बाद में व्हाट्सएप पे बात हुई थी हमारी, या फोन पे तो अक्सर होती रहती है। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो वहाँ से बस इन्होंने जो डाटा दिया था मैंने उसकी प्रिपरेशन कर ली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा वो जो इंटरव्यू था ख़ास तौर पर एपीएससी के एग्ज़ाम में जो है वो जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो वो उसी बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा बहुत अच्छा हो गया था, और अभी भी जो है मैं मेरा जो मेरिट है वो आउट ऑफ 421 था, 101 था आई थिंक। वाह तो यार, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स बने जी। तो ये बस ये आपकी मेहरबानी थी जुनैद भाई, और अल्लाह का करम था, बाकी थोड़ी बहुत मेरी मेहनत भी थी, तो ये सारा कुछ हो गया था। नहीं, इसमें मेरा तो कोई खास किरदार नहीं था, वो तो आपकी ने खुद ही तैयार किया। वो डाटा तो मैंने काफी के साथ शेयर किया था। लेकिन ये था मतलब ये ना मेरे लिए इसलिए इंटरेस्टिंग स्टोरी थी काफी ज्यादा। मैं थोड़ा सा उस पे भी आता हूँ कि वो किस जी, तरह के दू, दूसरा ये था कि वो अच्छा, फिर मैं दूसरा ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ना लोग जो है वो ये समझते हैं कि ये अगर कोई सेशन कर रहे हैं तो ये जो डिस्क्रिप एमसीक्यूज वाला टेस्ट हमने पढ़ाया है, तो उसमें मैंने 50 लोगों को पढ़ाया था, और उसके बाद वो पब्लिक कर दिए थे लेक्चर, सितंबर से ऑनवर्ड 2021 की बात है। तो वो बहुत लोगों ने पढ़े। उसके बाद फिर जो डिस्क्रिप्टिव का था उसमें सिर्फ 50 लोगों को ही पढ़ाया। ठीक है, तो इस तरह से लोग ये शायद समझते हैं कि ये ये मार्केटिंग टैक्टिस कर रहे हैं, तो वो अपने को इंस्पेक्टर या बैचमेट को इन्होंने ऑन बोर्ड ले लिया है, तो फिर हमें ये कर रहे हैं वो सारी चीज ना। तो और दूसरा, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, डिसीविंग मार्केटिंग हो रही है, तो लोग ट्रस्ट भी नहीं करते आजकल, जिस तरह की सिचुएशन है। मतलब इन दी फॉर्म ऑफ जो है वो सच की फॉर्म में, लीगल फॉर्म में भी आपको पता है बिजनेसेस कैसे करते हैं, ईटीसी। तो फिर ये जी, जो डाटा था मतलब 2018 का या 17 का, तो ना इसकी कोई
कोई एविडेंस नहीं, एविडेंस या कोई गवाही या कोई चीज नहीं थी, वो सबसे बड़ी गवाही आप खुद हैं। तो और भी काफी इंस्पेक्टर्स हैं, तो आई थिंक उनकी प्राइवेसी का इशू है, तो वो शायद नहीं आना चाह रहे थे पब्लिक रिकॉर्ड में या लेक्चर में। तो अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ उस टाइम की, 2017 की। अच्छा, मैं बाई चांस उस टाइम की देख रहा था, मैंने कहा उस टाइम मेरी पोस्टें भी पड़ी होंगी, तो फेसबुक पे जो डाटा था, तो वो जब मैंने पोस्टें देखी तो वो आपका वहां पे आया, तो आपका भी नाम आया, और वहां पे आप यही बात कर रहे हैं कि जो डाटा है वो मैं लेक्चरर की तैयारी कर रहा हूँ और आईईआर के लिए जो है ना वो गुड बाय, तो नेक्स्ट हम मिलते हैं। तो अगर आप मुझे परमिशन दे तो वो मैं आपकी एक पब्लिक ही पोस्ट है, वैसे ग्रुप में है वो पब्लिक की, तो मैं जी, उसे कोई दिखा बात नहीं, दिखा दूँ। हाँ, कोई बात नहीं, आप शेयर करें। ताकि ये क्योंकि ये इतना मतलब रेयर डाटा, और ये खुद भी लोग कलेक्ट कर सकते हैं, और इंटरव्यू की तैयारी बगैर किसी एकेडमी के, किसी भी एकेडमी के पास आप ना जाए, मेरे पास भी ना जाए, तो आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं। ये हुआ ये था कि अभी मैं जुनेद भाई, मैं समझता हूँ कि इसकी प्रॉपर तैयारी ज़रूरी है। मेरा अगर मैं समझता हूँ इंटरव्यू अच्छा हुआ तो उसमें एक तो वो डाटा था जो आपने प्रोवाइड किया। दूसरा ये था कि जो मैंने डिफरेंट पीपीएससी के इंटरव्यूज किए हुए थे ना, तो वहां से भी एग्जैक्टली मैंने क्वेश्चन किया था। ठीक है, और अभी जो हमारे चीफ साहब हैं, हमारे जो चीफ कमिश्नर हैं जाफरी साहब, मैं एक दफ़ा उनके पास भी आया था, एक इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू समझ लें मैंने दिया था उनके पास। तो जहां आपने मतलब बुक्स को पढ़ना है या बाकी चीज़ों को पढ़ना है, वहां पे आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसकी प्रॉपर जो है प्रैक्टिस भी करें। एग्जैक्टली बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। बल्कि ये इनके मैसेजेस है, मैं इन्हें भी भेजूंगा। तो ये 2018 का या 17 के, तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं शौकत साहब के एज आ, ये आपकी स्क्रीन पे आप खुद भी देख सकते होंगे कि मैं जो जी, है मैं वो गुड गुड लक टू ऑल फ्यूचर आई यार, तो मुझे दुआओं में याद रखना। तो ये आई आई थिंक उस टेस्ट की लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने जी, शायद मैंने कहा कि जो हम बात कर रहे हैं तो लोगों को यकीन आ जाए कि ये समझे कि दो लोग जो प्लान इनका वो था, तो ईटीसी। तो ताकि तो इस तरह से ये कुछ यहाँ इंटरव्यूज पे भी मैंने इन्होंने मेरे शेयर ख्याल किए हुए इंटरव्यू हैं। भी शेयर किया हुआ है। हाँ, जी, ये यस, इंटरव्यू भी आपने शेयर किया हुआ है ना अपना ये। इंटरव्यू शेयर हाँ, किया। ये वैसे यस, ओरिजिनल यस। इंटरव्यू, आप इसका जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, इनका ओरिजिनल इंटरव्यू भी है। नवंबर 1 2017 का इंटरव्यू है। तो अच्छा, मेरा जी, डाटा इनके मैंने किस तरह शेयर किया, वो इसी के नीचे ना, इसी पोस्ट के नीचे कमेंट्स हैं, तो ये पूछ रहे हैं, अगर स्क्रीन आपको शो हो रही है तो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि लाहौर वाले प्लीज शेयर योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो फिर इन्हें मैंने नीचे कमेंट में किया कि इन्होंने हाँ, फिर मुझे अपना इन्होंने ईमेल इन्होंने दिया, तो फिर मैंने इन्हें ईमेल भेजा कि आप चेक कर लें। इन्होंने कहा रिसीव नहीं हुआ, तो फिर इन्होंने कहा डाउनलोड नहीं हो रहा, व्हाट शुड आई डू। तो ये फिर मैंने बताया कि जिप फाइल है, आप अनजिप कर लेंगे। अब ये 5 साल पहले के मैसेजेस हैं, अगर आपको लाइव स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो जी, उसके यस, बाद हाँ जी, पहले ये मेरा ख्याल पहला कमेंट था, मैंने कहा आई हैव ऑल इंटरव्यू ऑफ लाहौर कॉन्टेक्ट मी टू गेट, ये मेरा नंबर था। और फिर इन्होंने ना ऐसा ही था। मतलब ये ईमेल दिया, ये नीचे, ये मैं शो नहीं करता पब्लिक को ईमेल, तो लेकिन ये ईमेल इन्होंने नीचे दिए, तो ये नीचे शो हो रहे हैं। तो फिर मैंने इन्हें कहा कि थैंक्स, और आप मेरी दुआ करना। तो ये वो डाटा था, यानी ये 5 साल पहले के मैसेज, आप 5 ईयर लिखा हुआ है। तो अब आ जाते हैं उस डाटे की, वो उसकी क्या कहानी थी सारी की सारी। तो हुआ ये था कि शौकत भाई, मैं थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ कि 2017 में ऐसा था कि मुझे था कि मुझे 10,000 की भी जॉब नहीं मिली एमकॉम के बाद। मुझे था कि मेरे लिए डू एंड डाई का मसला है, तो मुझे हर सूरत ही इस जॉब को क्रैक करना है। तो और आपको भी पता है अच्छा, कि बीकॉम एमकॉम जो है उसकी क्या वो होता है, मतलब उसका क्या स्कोप है मार्केट में। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि फिर मैंने 4 से 6 महीने खुद तैयारी की। उस टाइम हमारे इंटरव्यू डिले हो गए, काफी लंबे चले थे। तो उसके बाद दूसरा मैंने क्या किया कि फिर अगले जो जब मुझे इतनी ग्रिप हो गई, तो फिर मैंने कहा यार ये डाटा मैं लोगों से भी शेयर कर देता हूँ, जो 100 इंटरव्यूज वाला है। वैसे इंटरव्यू 125 है, लेकिन वो कलेक्टेड 100 हैं। तो फिर मैंने एक अकेडमी बनाई उस टाइम पे, उसका नाम था ये फ्री टैक्स अकेडमी। और ये 5 साल पहले की पोस्ट है, अगर ये देखेंगे सब पब्लिक ग्रुप्स में अवेलेबल है। तो इसलिए फिर मैंने, ये नंबर था जी, मेरा, तो मैं फिर जो भी कहता था मैं उसे डाटा शेयर कर देता था। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि डाटा जो था वो 5-10% ही किरदार अदा कर सकता है। यानी कि जैसे शौकत साहब ने भी बताया कि और भी बहुत सारी चीजें हैं करने वाली। अगर यानी कि एक 5% या 10% चीज है जिसपे आपने करना है, मैं अभी बता दूंगा आपको। अभी आगे हम बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये वो 100 इंटरव्यूज का डाटा, आई थिंक जो एक यूनिक चीज है। और दूसरी यूनिक चीज ये भी है कि ये शौकत साहब तो एक पार्टिसिपेंट है, तो 10-12 ऐसे दूसरे लोग थे जो उस टाइम इंटरव्यू में क्लियर हुए।
तो मैंने खुद तो क्लियर हुआ लेकिन वो भी हुआ जैसे अभी शौकत साहब ने बताया, इनका मेरिट नंबर 111 है। 100 क्या नंबर है आपका? जी 111 ही है, 111। 111 और मेरा जो मेरिट नंबर है वो 149 है। तो यानी कि और एक बच्चा ऐसा था उसका 22 नंबर है, वो हसनैन नाम है उसका और हीमेर खान में पोस्टेड है। तो यानी कि ये आपकी उसकी किस्मत की बात होती है, लक की भी बात होती है। तो मैं उल्टा पढ़ा रहा था। तो ये जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से अब आ जाते हैं अच्छा अब इंटरव्यू अब क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं, लोग काफी देर से वेट कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप उनके, तो अगर आप खुद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उनका, थोड़ी सी इंटरप्शन आ रही है आवाज में। जी मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा ठीक है। तो अच्छा, एक तो ये बहुत सवाल है लोगों का कि सैलरी क्या है। मैं उन्हें कह रहा हूँ कि जॉब पे फोकस करें आप, इंटरव्यू पे करें तो वो पूछते हैं कि सैलरी क्या होगी, नहीं न्यू जो अपॉइंटेड पर्सन है उनकी। तो जी अच्छा, हम क्वेश्चंस पे अभी क्विकली क्वेश्चंस पे आते हैं, सिर्फ 2 मिनट के बाद हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। तो लेकिन मैं इससे पहले थोड़ी सी चीज यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये गौर से सुने। तो उस टाइम पे इतना मैंने कोशिश की थी, या हम जितने भी ग्रुप्स के लोग थे हमने कोशिश ये की थी कि जैसे एफपीएससी के 7 मेंबर्स थे तो वो पूरे पाकिस्तान में रोटेट करते थे। अभी आज भी जाए तो 9 मेंबर हैं, या जितने भी हैं वेबसाइट पे उनकी साथ ही प्रोफाइल्स दी हुई हैं। अगर प्रोफाइल्स को डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उनका बैकग्राउंड क्या है। काफी बड़ी प्रोफाइल पीडीएफ में ही दी हुई है, एफपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करिएगा। तो वहां से आपको उनकी साइकोलॉजी पता चलती है कि वो किस फील्ड से हैं, और होप्स हो कि वो उसी फील्ड से रेलिवेंट क्वेश्चन पूछते हैं। और ये जो सारे मेंबर हैं 8 या 9, यही पूरे पाकिस्तान में रोटेट होते हैं डिफरेंट इंटरवल से। कभी ये लाहौर होते हैं, कभी ये इस्लामाबाद, और कभी ये कराची। ठीक है, एक एंड ये हो गया कि उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। दूसरा एंड ये हो गया कि अभी जैसे चार, मैं आपको काट रहा हूँ, जी जुनेद भाई मैं आपको काट रहा हूँ, तो सॉरी। जी जी, ये जो आपने बात की, ये आपने बहुत पते की बात की है। हम्म मेरा जब इंटरव्यू था ना, हम्म, तो एक खटक साहब थे उस वक्त कोई मेंबर। हाँ जी, खटक तो साहब बहुत मशहूर है। हाँ हाँ, वो बड़े क्वेश्चन कर रहे थे ना, ज्यादातर वो सी पैक पे कर रहे थे। एग्जैक्टली ऐसी है। सी पैक उन दिनों नया नया शुरू हो रहा था, तो वो मेरे से इस पे क्वेश्चन कर रहे थे ना, बाकी लोगों से जो मैंने आपसे डाटा लिया था उसमें भी वो क्वेश्चन थे। बहुत ठीक है, क्वेश्चन थे उनके, बिल्कुल है। तो पैक को मैंने देखा, वैसे जो कहते हैं जैसे अल्लाह की तरफ से जब मतलब होनी होती है तो हो जाती है। हाँ तो मैंने जी, कहा यार जो है इसके अगर कोई एडवांटेजेस हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी जरूर होंगे। तो वही मैं बिल्कुल क्वेश्चन देख के गया, और खटक साहब ने मेरे से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा कि यार हर कोई सी पैक के एडवांटेजेस की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम डिसएडवांटेजेस। तो वो मैंने उनको बताया, और मैंने बड़े अच्छे तरीके से उनको बता दिया, क्योंकि मैं पहले से तैयार था कि वो इस किस्म के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो वो उसी एक क्वेश्चन से ही वो सेटिस्फाई हो गए थे। एग्जैक्टली ये जो है ना, हाँ, एग्जैक्टली तो ये ये जो एक बात आप बात है। बता रहे हैं, बहुत बात आप बता रहे हैं कि आप मेंबर्स को देखें, जो पैनल आया हुआ है उनको देखें, क्वेश्चनिंग को देखें। उससे अगर आप वो करके जाते हैं तो वो आपका वो बहुत अच्छे से आप इंटरव्यू कर सकते हैं फिर। एग्जैक्टली ये जो सर शौकत साहब ने बताया है, मतलब ये वो असेंस है, वो रूह है, वो धक्के हैं जो हमने उस टाइम खाए हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने यार ये ऑनेस्टली मैंने देखा है, एकेडमी में भी चैनल पे भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दे आर वेरी नॉन सीरियस, और बहुत सारे लोगों को देखा है दे आर वेरी सीरियस, बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत सीरियस है। अच्छा, तो यहाँ पे एक ये जो शौकत साहब ने बात बताई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह आपको उनकी साइकोलॉजी पता चलती है कि वो किस फील्ड से। अब मेडिकल का बंदा है तो उसी से रेलिवेंट पूछेगा, लॉ का है तो उसी से पूछेगा। अच्छा, एक मेरा एंड ये था कि मुझे इस पे काम करना है, तो 2-3% मैंने इस पे उस टाइम काम किया। अब दूसरा एंड था कि ये जो जितने बच्चे हैं, उस टाइम हमारी लिस्ट निकलती थी हर 15 दिन बाद की, तो मैंने उनकी लिस्टिंग की कि हर 15 दिन इस डेट को किसका इंटरव्यू है, अगले महीने की 22 को किसका इंटरव्यू है, कल किसका है, परसों किसका है। मैंने उसकी लिस्ट बनाई, किस सेंटर पे है, कितने कब है। अच्छा, अब मैंने ग्रुप्स क्रिएट किए व्हाट्सएप के। उस टाइम नया नया व्हाट्सएप आया था, तो मैंने व्हाट्सएप पे उन्हें कनेक्ट किया, फेसबुक पे कनेक्ट किया। अब मैं उनसे कॉन्टेक्ट में था,
कि यार जब वो वापस आते थे ना शाम को, तो मैं उनका डाटा नोट डाउन करता था। अब तकरीबन ये हमारे इंटरव्यू 9-10 महीने चले थे, तो मेरा 8वें महीने बाद था इंटरव्यू, तो 8 महीने बाद मेरे पास 125 इंटरव्यूज थे। वो जो 7 मेंबर घूम रहे थे पूरे पाकिस्तान में, उनके एग्जैक्ट सवाल थे 100 से ज्यादा लोगों के, तो वो उनकी पूरी साइकोलॉजी मेरे हाथ में थी। अब ये जो डाटा है, ये फिर मैंने बहुत सारे लोगों के साथ जब शेयर किया ना, मैंने कहा यार आप ये कुछ नहीं कर सकते, 2 दिन है आपके पास, हफ्ता है, ये आप देख लें, इनकी ये साइकोलॉजी है। तारड़ साहब थे, एक रफीक साहब थे, मेरे तो तारड़ साहब थे, तारड़ साहब मशहूर थे और खटक साहब मशहूर थे। तो उनकी हमें पिन पॉइंट पे साइकोलॉजी मिल गई थी। तो हमने उस टाइम तो इसी तरह तो ये हमने 5-10% इस चीज पे काम किया। जो नॉलेज है, टैक्स ला और है, वो अलहदा है। और जुनेद भाई यही चीजें आप जो करते हैं ना, जो हाँ टेक्स्ट जी। क्लास वगैरह हैं, जो कुछ लोग खुद अपने तौर पर तैयारी करते रहते हैं, लेकिन जो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको 100 की बजाय 150 नंबर देते हैं, 150 की बजाय एग्जैक्टली। देते हैं। ठीक है। और आपका मतलब अगर मेरिट रिटर्न रिटर्न में, अब मैं जहां तक मुझे याद है ना जुनेद भाई, जी। मेरा जो रिटर्न था वो जो मेरा जो जनरल जो मेरा नॉलेज था ना, या जो मेरा जी। इकोनॉमिक्स का नॉलेज था, उसकी बेस पे वो मैंने किया था, क्योंकि मैंने लॉ नहीं पढ़ा था, कि मैं आपको बता चुका हूँ मैं लेक्चरशिप की तैयारी कर रहा था। तो मैं बिल्कुल। समझता हूँ अगर मेरी सिलेक्शन हुई है और मेरा मेरिट में ऊपर आ गया नाम, तो वो जस्ट मेरा इंटरव्यू था, मैं समझता हूँ मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। हालांकि मैंने बड़े शॉर्ट टाइम में तैयारी की थी, लेकिन क्योंकि वो जिस तरह से आपने डाटा कलेक्ट किया हुआ था और जिस तरह से फिर बाकी चीज़ों को मैंने फॉलो अप किया, उस वजह से मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया था और मेरे मार्क्स अच्छे बन गए। तो इसलिए ये चीज़ें साथ साथ करना भी ज़रूरी है। जो बहुत सारे बच्चे, खास तौर पर जो हमारे एरिया के बच्चे हैं ना, साउथ एग्जैक्टली। पंजाब के जो बच्चे हैं, ये बिल्कुल। चीज़ करते हैं। हमारे एरिया के बच्चों का रिटर्न बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये इंटरव्यू में आके ना मार खा जाते हैं। इंटरव्यू इनके बहुत वीक होते हैं, और इनकी जो इनमें से बहुत सारे रह जाते हैं, वो भी इस वजह से रह जाते हैं कि वो इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी नहीं करते। एग्जैक्टली। वो इंट, वो इंटरव्यू में भी वही बुक्स को रटे मारते रहते हैं। ठीक है। ना बिल्कुल। अपने पर्सनल उस पे जो स्किल्स हैं या जिस तरह के मैनर्स वहाँ पे चाहिए होते हैं, उस पर तवज्जो बिल्कुल। नहीं देते, जो कि बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ। शौकत भाई, ये मतलब मैंने तो इस लेवल तक किया था उस टाइम कि ये साइकोलॉजी और ये 100 कोई कलेक्शन, ये इसे मैंने 5% वेटेज दी थी। बाकी चीजें तो इसकी बात की हैं जो मैंने की। तो यहाँ तक अब मैंने जी। जब जो एक्सटर्नल मामला है कि आपकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, कितनी देर में आपने चेयर पे बैठना है, कैसे आपने कम्युनिकेट करना है, कितने सेकंड में इंट्रो बोलना है, इसकी मैंने 1 महीना पहले से सारी प्रैक्टिस की। और अच्छा, मैंने कहा मैं देख तो लूँ वो जगह कैसी है। तो मैं सुबह 7 बजे सेंटर पहुंच गया था, और 7 बजे कोई भी नहीं था वहां पे, सफाई करने वाले थे। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ कमरा खोल के दिखा दें, ताकि मैं जहन में स्केच वो बना लूं। तो फिर मैं इस तरह उन्होंने दिखा दिया मुझे। अब जैसे ही वो मेरे नंबर आया, तो मैं फिर उसी तरह जाके मतलब मैं बैठा। तो मतलब हर चीज को, छोटी छोटी चीज को मतलब रिस्क फ्री मैं मूव चाहता था कि उसमें अश्योरिटी हो। मैं चाह रहा था कि ऑर्डिनरी लेवल पे काम ना हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे हो। लेकिन अगर आप जैसे शौकत साहब बता रहे हैं इस तरह काम करेंगे, तो इतना करने के बावजूद आप जो है वो पढ़ाने वाले से भी ज्यादा नंबर ले सकते हैं। तो कोई भी ऐसा मसला नहीं है, इट्स डिपेंड, वो तो ओनली लगता डिपेंड। नहीं खैर ऐसा हो गया था। नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। हाँ, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। हाँ। मैं मेरे एक थे सीनियर, वो सीएसपी हैं इस वक्त। वो उस वक्त मैं उनके पास जाता था, तो वो ज्यादा वो होपफुल नहीं थे कि मैं ये कर पाऊंगा। सही। लेकिन जब वो मैं कर लिया तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा वेल डन भाई, आपने तो कर दिखाया। तो बिल्कुल। मतलब करने से हो जाता है। एग्जैक्टली और मैं सिर्फ एक यहाँ पे इनके भी डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। एक मैं और चीज ऐड करता हूँ, जिस तरह आपका था ना, तो इस तरह मेरी एक क्लासमेट थी, तो एमकॉम में, तो उनका एक बच्चा था, तो 4-5 साल का, हस्बैंड भी था उनका, बैंक में जॉब करता, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था घर को चलाना, और साथ जो है वो ये इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मेरी सिस्टर हैं, आप ये डाटा मैं सबको शेयर कर रहा हूँ, आपको भी किया है, तो आप इसके अलावा भी कोई चीज कर लें। वो कहते नहीं, मैंने नहीं करना ईटीसी। अब इंटरव्यू में सिर्फ एक दिन उनका रह गया था। मैंने कहा चलो, मैंने कहा जो तारड़ साहब थे उस टाइम, वो कंटिन्यूअसली भावलपुर के, भावनगर के क्वेश्चंस पूछते थे। तो मैंने कहा चलिए आप कुछ ना करो तो आप भावलपुर की हिस्ट्री तो पढ़ लें।
वो हुआ ऐसे कि उनका वो इंटरव्यू में जब गई तो उन्होंने कहा चलो ठीक है ये जुनेद मैं तुम्हारे कहने पे कर लेती हूँ। वो जब गई तो उन्होंने भावलपुर के जो है ना वो वही भावलपुर की हिस्ट्री पढ़ी थी 1940 से ऑनवर्ड। अब जब इंटरव्यू में गई उन्होंने वही हुआ जब उसने अच्छा मैं इंटरव्यू में गया जब मैं दूसरों को बता रहा हूँ तो ये अल्लाह ताला पे डिपेंड करता है। मैं वहां पे भूल गया बताना, मैंने कहा मेरा नाम जुनेद है, मैं एमकॉम किया और आगे मैं शुरू हो गया। तो उसे मैं समझा रहा हूँ तो मैं खुद भूल गया मैं भावलपुर से हूँ। जब वो गई तो उन्होंने कहा कि जी मैं भावलपुर से हूँ, मेरा नाम XYZ है। तो बस उन्होंने उन्हें पॉइंट चाहिए था वो तो उन्होंने भावलपुर की हिस्ट्री, भावलपुर की बारे में, नहरों के बारे में ETC सब पूछा। तो इन दी एंड उन्होंने खुद बताया, उन्होंने कहा मैं 8 साल सर्व करके आया हूँ एज ए कमिश्नर या एक हाई लेवल का ब्यूरोक्रेट भावलपुर में, इसलिए उसे भावलपुर में इंटरेस्ट था। तो लेकिन ये हमें चीज कभी आज वो इंस्पेक्टर हैं, 450 इस तरह उनका रैंक था। तो यानी एक दिन के ऊपर, तो यानी ये बात वही है कि उन्होंने इस साइकोलॉजी को ट्रैक किया, एक दिन चाहे उस पर इन्वेस्ट किया और वो मतलब होगी। तो आपके पास भी ओपन है, अब तो फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे बने हुए हैं, आप ये काम कर सकते हैं। इट इज अ ओपन मतलब स्ट्रेटेजी जो आपको बताई जा रही है, कोई ये सीक्रेट नहीं है। लेकिन आपको चाहिए कि अच्छा दूसरा मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स का बात कर दूं, तो ये ना हो कि वो कहेंगे खुद ही बात करी जा रहा है। सिर्फ 30 सेकंड और व्हाट्सएप जो है ना, उस टाइम में मैंने ये एम किया हुआ था कि मुझे व्हाट्सएप रात 10 बजे ही खोलना है और 10:30 बजे व्हाट्सएप ऑफ कर देना है। मुझे व्हाट्सएप नहीं खोलना पूरा दिन, क्योंकि व्हाट्सएप डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्ट करता है। फेसबुक भी आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मैं आधा घंटा ही व्हाट्सएप खोलता था, हालांकि सबसे बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप था मेरे पास लोगों का, एस्पिरेंट्स का। तो उसके बाद उससे मैं खोलता था, आधे घंटे में डाटा लेता था, डाटा लेके पूरे 10:30 बजे के बाद बंद, रात के 10 बजे ओपन करता था। तो अभी मैं देखता हूँ जुनेद भाई, इतना लोग यही फजूल सेम टाइम यूज स्ट्रेटेजी करते हैं मेरी व्हाट्सएप होती में। थी। हम्म। यही सेम स्ट्रेटेजी मेरी होती थी। मैं आधे से पौना घंटा देखता था, अपने एग्जैक्टली। रेलिवेंट चीजें जो होती थी वो उठा के कॉपी की अपने पास अपने लैपटॉप में, और उसके बाद बंद कर दिया। एग्जैक्टली बिल्कुल शौकत साहब, एग्जैक्टली यही बात है। देखो अगर हम व्हाट्सएप को बहाना बना के फेसबुक को कि जी मुझे डाटा मिल रहा है, अगर वो 2% डाटा मिल रहा है तो 200% वहां से डिस्ट्रैक्शन आ रही है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बच्चे लगे हुए हैं, ETC पता नहीं क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा जो सीरियस लोग हैं वो कभी भी इस तरह की कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन करते नहीं, उन्हें पता है हमारा हमारा फोकस गोल पे है, और वहां से अगर थोड़ा सा भी डाइवर्ट हुए हम स्लिप हो जाएंगे। तो अच्छा, कुछ जी कुछ बच्चे फिर गलती करते हैं, वो बस डाटा ही कलेक्ट करते रह जाते हैं और इतना एग्जैक्टली। सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं कि वो उनके पास पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ जी, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते हैं। हाँ, ऐसे ही है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे कोई और पार्टिसिपेंट अपना हैंड रेज कर सकते हैं, फिर माइक अनम्यूट कर लीजिएगा आप खुद। तो जो भी क्वेश्चन करना चाहें शौकत साहब से आप कर सकते हैं। अच्छा ये प्रमोशन का बहुत क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये इंटरव्यू के बाद ही आपको करना चाहिए। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये एस्पिरेंट को तो फोकस करना चाहिए इस पे फिलहाल। जी कोई अच्छा जी निगार, अच्छा निगार अपना माइक जो है अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी निगार। अस्सलाम जी वालेकुम सर। आई होप कि आप ठीक होंगे। वालेकुम वा- सलाम जी, निगार बताइए। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस हैं। सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो किताबों में IIR की फंक्शंस हैं, किताबों की दुनिया से बाहर जो प्रैक्टिकली आप काम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या काम है? ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपका बॉस क्या डिमांड कर रहा है उस जॉब में? ठीक है। ये जो जैसे कि एक सेल्समैन होता है, उसको बताया जाता है कि आपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, ठीक है। आपका बॉस आपसे क्या रिक्वायर करता है, उसे क्या चाहिए होता है, ठीक है। तो सर अगर ये बता दें। और सर तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको क्या लग रहा है कि आपके जॉब के चैलेंजेस क्या हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं? कौन सा ऐसा काम है जो आपको टफ टाइम दे रहा है? सर ये 3 क्वेश्चन है मेरे। जुनेद भाई, आप रिप्लाई करेंगे मैं करूँ? काइंडली आपका ज्यादा एक्सपीरियंस है तो पहले का चले मैं कर देता हूँ, बाकी तो ये मुझे बच्चे ने दो तीन सेकंड। हाँ जी। क्वेश्चन एक साथ कर दिए हैं। तो अच्छा मैं थोड़ा सा तो इसे ब्रेक डाउन करता हूँ। आप निगार
निगार खटक शायद बात करें। निगार आपने क्या आप जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो जी सर। दोबारा रिपीट कीजिएगा, पहले का मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए एफबीआर जो सर है ना, मेरा पहला मैं पहले का जी जी जवाब दे बोलें देता आप। हूँ। एफबीआर एक जी जो है ना वो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें बहुत सारे एक सेम टाइम पे बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज और वर्क और ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हो सकता है भावलपुर में मैं बैठा हूँ और शौकत साहब लाहौर में बैठे हैं, तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट असाइनमेंट पे वर्क कर रहे हो, मैं डिफरेंट पे कर रहा हूँ, इनके ही पैरेलल कोई लाहौर में बैठा हुआ डिफरेंट पे कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बेनामी जोन एक बिल्कुल अलहदा से है। ठीक है, आयरन इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क एक अलहदा से मतलब एक एक्टिविटी है, कोई उस पर काम कर रहा है। कोई हो सकता है कि विद होल्डिंग में वर्क कर रहा हो, उसका विद होल्डिंग के टैक्सेस को देखना है। कोई इन्फोर्समेंट में ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस में काम कर रहा हो। तो एफबीआर में जैसे एफ अभी मेरा पास में जो है, क्योंकि मैं चीफ ऑफिस में हूँ, तो वहाँ पे एफ और जो है इसके ऊपर और डीएनए बीपीस के साथ ऊपर मेरा था डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशन। तो इस तरह एफबीआर में बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही जो है वास्ट जो एक्टिविटीज होती हैं, उसे एक जगह पे डिफाइन करना वो पॉसिबल नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में 471 इंस्पेक्टर एक ही काम करेंगे। तो हो सके तो आपका तो इस तरह डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट वर्क होते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक चीज सेम ही होती है कि मतलब विद होल्डिंग और जो है वो आई इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट में जो है वो दो हिस्सों में जो है वो बांटा जाता है किसी भी आरटीओ की वर्कफोर्स को। तो फर्दर इसे काइंडली अपना दूसरा क्वेश्चन रिपीट कीजिए और फिर जो है वो सर शौकत साहब इसमें ऐड अप करेंगे। सर like stretching my question, the first question that I have asked कि मतलब मैं I am not satisfied with the answer that you have given me, like it is so general। ठीक है सर, जैसे हमने बुक में पढ़ा है कि एक आईएआर का काम होता है कि वो अनपेड टैक्सेस को रिकवर करे, जाके वो लगाएं, उनको कॉन्फिस्केट करे। आया ये काम होते भी हैं या नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आपने बताया, अब दूसरा रुको। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका बॉस निगार आपसे क्या डिमांड कर रहा होता है, व्हाट इज ही एक्चुअली डिमांडिंग फ्रॉम यू। निगार वन आप बाई उसको वन हम रिपोर्टेबल होते हैं, वो आपको आपसे क्या डिमांड कर रहा होता है। फिर यहाँ पे होल्ड ऑन करें, सर आपको आंसर देते हैं इसका। निगार हम वन बाई वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है? इस तरह से वो मिक्स हो जाती है बात। जी सर। आप बात करें, जुनेद साहब ने बड़े ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। बात वही आ जाती है कि हमने अप्लाई तो टैक्सेस ही करने हैं, लेकिन अब लेट्स से मैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एलटीओ की बात करता हूँ आपको। एलटीओ को हमने फर्दर 3 से 4 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? अब कुछ लोग लीगल मैटर्स को देख रहे होते हैं। जो ऑर्डर्स हम करते हैं उस ऑर्डर्स के खिलाफ अपील्स होती हैं, कमीशन अपील्स के पास जाते हैं लोग, ट्रिब्यूनल में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, वो उनको देख रहे होते हैं, ठीक है? इसी तरह से कुछ दूसरा इंस्पेक्टर है, वो लोगों ने जो रिटर्न्स फाइल की हुई होती हैं उनके अकाउंट्स को देखता है, उसके ऑडिट्स को चेक करता है, अगर वो ठीक हूँ तो सही है, अदरवाइज उनके खिलाफ डिमांड रेज हो जाती है, ठीक है? डिमांड रेज हो जाती है, अगर वो पे कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उनके बैंक अटैचमेंट की जाती है। ये इंस्पेक्टर्स कर रहे होते हैं, ठीक है? इसी तरह से तीसरे आ जाते हैं, इन्फोर्समेंट के लोग आ जाते हैं, ठीक है? इन्फोर्समेंट वाले लोग जो हैं वो समटाइम किसी शुगर मिल पे जाके, किसी किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में जाके रेड भी कर रहे होते हैं। वहां से कोई जो है जो उनका स्टॉक पड़ा होता है उसकी स्टॉक टेकिंग भी कर रहे होते हैं, उनके अकाउंट्स को भी देख रहे होते हैं, उसके अलावा उनके रिफंड्स भी जारी कर रहे होते हैं, उनको एग्जेम्पशंस भी दे रहे होते हैं। मतलब वो सारा काम राउंड और राउंड जो है इसी इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एफईडी जो आपने पढ़ के एग्जाम दिया है, इसी के दरमियान ही होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक बंदा या सारे इंस्पेक्टर्स मिलके एक ही काम कर रहे होते हैं। काम टैक्स का ही हो रहा है, लेकिन हर फील्ड में डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट नेचर का काम है। ओके, मजीद आप परफेक्ट सर, बताएं। परफेक्ट। मुझे समझ आ गई है सर। ये दूसरा क्वेश्चन जरा एड्रेस कर दें। जी यही कि आपका बॉस जो है वो आपसे क्या डिमांड कर रहा होता है, मतलब वो आपको किन किन एरिया में एसेस कर रहा होता है। देखें, फिर वही ये उस पहले क्वेश्चन से ही कनेक्टेड है। बॉस ने जिस फील्ड में आप बैठे हैं, लेट्स से अगर आप ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, और सपोज के आपको इंस्ट्रक्शंस ये दी जाती हैं कि आपने 1 महीने में 2 से 3 ऑडिट जरूर करने हैं, ठीक है? तो उसमें यही होता है कि हमने किस किस कंपनी के अकाउंट्स को चेक किया, किस किस की रिटर्न्स को चेक किया, उसमें क्या आउटकम आई, उसको हमने उस ऑर्डर को फाइनलाइज करना होता है, ठीक है? यहाँ एलटीओ में इसी तरह से जो आरटीओ लेवल पे बैठे होते
हैं लोग, वो इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे होते हैं। LTOs क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हम यहाँ कंपनीज को देख रहे होते हैं। इसी तरह से जो लीगल वाला होता है उससे उसका बॉस ये चाहता है कि जो ऑर्डर्स हुए जिसके खिलाफ अपील्स हुई, क्या उसने सेकंड अपील्स फाइल कर दी? अगर कमिश्नर अपील ने उनके ऑर्डर को रिमांड बैक कर दिया, ठीक है, या सेटिसाइड कर दिया या अनल कर दिया, तो क्या उन्होंने सेकंड अपील फाइल कर दी? अगर सेकंड अपील्स फाइल हो चुकी हैं और ट्रिब्यूनल से भी आपके अगेंस्ट ऑर्डर आ गया है, तो क्या आपने रेफरेंस फाइल कर दिया है विद इन टाइम? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि इस सारे कामों में टाइम लिमिटेशंस होती हैं। तो वो लीगल वाला यस बंदा सर, यस। सारी चीजों को देख रहा होता है कि यार कोई चीज हो रह ना जाए, ठीक है। इसी तरह से जो I&I के लोग हैं, अब जो लोग I&I में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। लाइक वो डिफरेंट जो अकाउंट्स हैं, जो बैंक्स हैं, वहां से अकाउंट्स लेते हैं, वहां से उनके ट्रांजेक्शन्स लेते हैं और वहां पे वो कंपनीज की रैकी करते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह से उनका खुफिया डाटा लेते हैं, उस डाटा के अगेंस्ट वहाँ पे सम टाइम वो रेड भी कर रहे होते हैं, वहां से डाटा ले आते हैं, फिर उनके खिलाफ जो है क्यूरी स्टैंड होती हैं, मतलब केसेस भी करते हैं उनके खिलाफ। तो इसी तरह से सारे काम चलते रहते हैं। परफेक्ट सर, परफेक्ट। जी सर ये तीसरा क्वेश्चन मेरा आधा रह गया था, वो ये था कि सर मैंने ये मतलब व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू थिंक के आपके जॉब में हैं, ठीक है, और आपको क्या लगता है कि अगर आपके पास वो स्पेसिफिक स्किल्स या वो एक्सपर्टीज होती तो आज वो चैलेंजेस ना होते? आई थिंक द मेन प्रॉब्लम दैट वी फेस कैन से इज इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास सम टाइम कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है, हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं होती, हमारे पास जो लोग हैं वो स्किल्ड नहीं है। अभी डिजिटल, आपको पता है डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटाइजेशन का दौर है, तो अभी भी हमारे जो लोग हैं ना वो बहुत पीछे हैं, इवन हम खुद भी, ठीक है। इसी तरह हमें एक्सेस के जो हैं वो इश्यूज आते हैं। उसके अलावा सम टाइम हमें तो हमारे जो डिपार्टमेंट है इसमें जो CSPs बैठे हुए हैं ना, ऑफिसर्स जो हैं, वो बहुत सारे जी वो लोग हैं जो रेलेवेंट स्टडीज के नहीं है, ठीक है। जी जिसकी वजह से बहुत दफा जिसे हम वो कहते हैं ना रेड टेपिज्म, हम उसका भी शिकार हो जाते हैं सम टाइम। क्योंकि जी जो एक लिटरेचर का बंदा ऑफिसर बन के बैठा हुआ है ना, उसको उसको चीजों की समझ ही नहीं होती, ठीक है। तो उसके सामने जब हम अकाउंट्स रखते हैं या जब हम कोई लॉ की कोई चीज रखते हैं, तो वो उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इसलिए वो सम टाइम मतलब टाइम उस चक्कर में ना, या फिर इन्होंने जो हायरार्की बनाई हुई है वो बेहतर भी है, लेकिन थोड़ा सा हमें सम टाइम प्रॉब्लम होती है कि वो चीजें फिर लटकी रहती हैं। इसी तरह जी से कोर्स की बात हो रही है, कोर्स हमारी स्पेशल कोर्स होनी चाहिए, रेवेन्यू की स्पेशल कोर्स होनी चाहिए। हमारे मैटर्स जो है साल साल जो है वो हम एक ऑर्डर करते हैं, एक डिमांड निकालते हैं, ठीक है, मतलब 2 महीने 3 महीने हमें लग जाते हैं अगर हम प्रॉपर ऑर्डर करते हैं ना, ऑडिट करते हैं किसी फर्म का, किसी कंपनी का, ठीक है। तो हम लेट से उसकी 50 मिलियन की डिमांड हमने रेज की, जब डिमांड रेज हो जाती है तो 30 डेज एज पर लॉ हम उसको खुद दे देते हैं, DN डिमांड नोटिस के एक्सपायर होने के होते हैं, ठीक है। फिर 120 सेक्शन 127 में मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, वो कमिश्नर अपील के पास चला जाता है, कमिश्नर अपील उसको बगैर किसी के वजह के 60 डेज तक स्टे दे सकता है। इसी तरह से फिर ट्रिब्यूनल में चला जाता है तो वो उसको 90 डेज दे जाता है। मैटर चला जाता है हाई कोर्ट में तो 6 महीने तक उसकी अपील ही नहीं होती, ठीक है। अभी ठीक आप है। ये देखें कि हमारे 2009 के ऑर्डर्स अब फाइनल हो रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब वो जी जी रेवेन्यू जो जी होता है वो इतना अरसा लटका रहता है। अब इन्फ्लेशन को देखें आप, लेट से वो 1 मिलियन की भी अगर डिमांड रेज हुई थी 2009 में, उसका ऑर्डर अब आया है डिपार्टमेंट की फेवर में, तो वो तो यूजलेस हो गया। जी जी। तो इस किस्म के इश्यूज आते हैं जो शायद अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है ये डिपार्टमेंट मजीद बेहतर हो जाए। परफेक्ट सर, थैंक यू सर। जी, और कोई ये- क्वेश्चन? यहाँ पे बिलाल खान, इज्जत शाह, आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके कर सकते हैं आप। जी जी, इज्जत शाह माइक अनम्यूट कीजिएगा अपना। इज्जत शाह अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना बिलाल खान आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बिलाल साहब।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन के बाद सर ट्रेनिंग भी होती है और कितने महीने की होती है और कहाँ पे होती है ये भी समझा दे जरा। हेलो बिलाल खान, आप सुन रहे हैं? हेलो जी जी, बिलाल खान को आवाज आ रही है, उन्होंने शायद माइक म्यूट कर लिया अपना। जी जी बिलाल खान, ऐसा होता है कि नॉर्मली जो ट्रेनिंग है वो 40 डेज की होती है या मंथ की होती है, और मोस्टली ये एरिया के हिसाब से होती है, यानी कि कराची वालों की या सिंध वालों की उस साइड पे होती है, और जो लाहौर और ये साउथ के लोग हैं इनकी यहाँ लाहौर में ही होती है, और कुछ लोगों की पिंडी में भी कराते हैं, यानी कि जिसको जो एरिया करीब पड़ता है वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। एग्जैक्टली अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ मैसेज में हमारे पास शौकत साहब के। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि 492 सीट्स हैं तो 1/3 को बुलाते हैं 1500 तक। तो जो लोग 1600 की रेंज में है या 1700 की रेंज में है, वो एडवाइस पूछ रहे हैं कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें या हम होल्ड ऑन करें जो इंटरव्यू वाली लिस्ट है उस तक का। तो क्या आप कहते हैं, सजेशन देते हैं? मुझे इसका एफपीएससी का इतना ज्यादा नहीं एक्सपीरियंस इस मैटर में, तो इसमें अगर आप बता सकें ना। मेरा ख्याल है बीइंग ऑप्टिमिस्ट जो है, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि दो बातें हैं। एक तो ये है कि आपने देखा कि तकरीबन ये 2 साल इनको भी होने वाले हैं, जैसे हमें 2.5 ईयर हमें लग गया था, ठीक है। बिल्कुल तो हमें नहीं पता होता इस पीरियड के दरमियान बहुत सारे लोग जो है वो कोई ना कोई और जॉब ले चुके होते हैं, ठीक है। बिल्कुल वो नहीं आते इंटरव्यू के लिए, नहीं आते, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं इंटरव्यू से पहले ही मांगते हैं ना जी विनीत भाई? जी, बिल्कुल। अभी अभी हाँ 15 रिजल्ट आने के बाद अभी मांगे 15 दिन तक। बिल्कुल, उसके हाँ बाद इंटरव्यू हाँ होता है। मांगेंगे। जी जी, तो उसमें भी बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, तो मेरा ख्याल है जो अगर 1500 भी अगर हम ज़हन में रखें तो जो 1700 तक भी लोग आ रहे हैं उनको ये करना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो नंबर है इसको आप एग्जैक्ट वो नंबर नहीं कंसीडर कर सकते मेरिट वाला, कि भाई जो है ये आपको उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मेरिट तो आपका फाइनली बनता है सारे इंटरव्यूज होने के बाद, तो ये आपका, आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये आपका एग्जैक्ट वो मेरिट नंबर है, शायद आप होंगे या नहीं होंगे। इसलिए अच्छे की उम्मीद रखें और मेरा ख्याल है तैयारी शुरू कर दें तो बेहतर है, ये अच्छी बात है। अगर मजीद आपको डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड कर लिए जाते हैं तो ये इसके बाद तो आप मजीद जरूर सीरियस हो जाए। ठीक। जी अच्छा, फर्दर हमारे पास सदफ जहरा का एक क्वेश्चन है। वो पूछ रही हैं कि सर सब्जेक्ट्स का बता दें कि स्टैट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स के दूसरे डिपार्टमेंट्स वाले एलिजिबल हैं। तो ये तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो मेरा ख्याल है लास्ट टाइम भी जुनैद भी इस बिल्कुल। तरह के मामला रहे थे। हाँ जी, तो स्टैट्स वाले तो हैं, लॉ वाले भी हैं बिल्कुल एलिजिबल, बिल्कुल। और कौन सा है, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? वो ये तो इकोनॉमिक्स। देखें ना, अगर आपकी बिल्कुल। एलिजिबिलिटी, हाँ हाँ इकोनॉमिक्स पे तो मैं खुद इकोनॉमिक्स पे आया हूँ ना, ठीक है। हाँ मेरा मेरा बीकॉम था, बीकॉम प्लस एमए इकोनॉमिक्स था। तो मैं जहाँ तक मुझे याद है मेरा जो मैंने अप्लाई किया था वो बीकॉम की बेस पे ही किया था। सही, एग्जैक्टली हमारे पास नदीम साहब का क्वेश्चन है। वो मेरा ये ख्याल है यहाँ, जी, जी यहाँ पे 200 का वो कहते हैं ना, इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली कहते हैं, स्टैट मैथ कहते हैं, लॉ ग्रेजुएट कहते हैं, ये सारे लोग एलिजिबल हैं। एग्जैक्टली मैं भी ना यही बताता आया हूँ। मैं इसमें ऐड अप करता जाऊं कि यही मैंने हर बच्चे को बताया है 2 साल से लास्ट के। जिस बच्चे ने भी 200 नंबर की इकोनॉमिक्स पढ़ी है, 200 नंबर की इकोनॉमिक्स पढ़ी है, 200 नंबर का स्टैट पढ़ा है, ही इज 1000% एलिजिबल। फॉर एग्जाम्पल मेरा कजन है, तो उसने एमसीएस बीसीएस किया हुआ है, लेकिन उसने 200 मार्क्स की इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, तो ही इज 100% एलिजिबल। और इसी तरह किसी ने बी जी बी एग्जैक्टली। बीए इंग्लिश में किया हुआ है, लेकिन उसने 200 नंबर की इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो वो भी एलिजिबल है। तो हमारे पास जी नेक्स्ट इकोनॉमिक्स पढ़ी या चाहे स्टैट पढ़ी है। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो नेक्स्ट हमारे पास एक सवाल है। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या पोस्टिंग जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है, या इस आपकी जो है वो आपको चॉइस ऑफ पोस्टिंग दी जाती है, ये पूछना चाह रहे हैं वो।
अच्छा, इसमें जो है पहली बात तो ये है कि 4 पोस्टिंग दी जाती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है हम लोगों ने, उसमें ये है कि जो होते हैं ना टॉप 100 कह लें या जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं, उनको उनकी रेलेवेंट चॉइसेस पे कर दिया जाता है। जो लोअर मार्क्स वाले होते हैं, लोअर मेरिट वाले होते हैं, उनका सम टाइम ऐसा होता है, लेकिन उसमें भी ये कोशिश करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। और अगर बिल फर्क खुदा ना खासा अगर आपका आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो भी जाता है लेट्स से, तो यहाँ पे मैंने तो यही देखा है कि यहाँ कल्चर अच्छा है, ऑफिसर्स भी अच्छे हैं। अगर बिल्कुल आप ऐसे है। पर्सनली चले जाते हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं, तो आपको आपके रेलिवेंट या आपके करीब तरीन जो भी जोन, जो भी एरिया लगता है, वहाँ भेज दिया जाता है। एग्जैक्टली। फायजा खान प्लीज आप अपना क्वेश्चन आस्क करें, आपका माइक अनम्यूट है। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक वालेकुम हमने मेल बहुत सारे इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू देखे हैं, मतलब फीमेल कोई ऐसे मतलब जिनका नाम या उनका ऐसे को नहीं सुना, तो ये गर्ल्स के लिए कैसी है, मैं उस पर थोड़ा सा पूछना चाहूंगी। और सर अगर हम कोई प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की कोई जॉब कर रहे हो और वो विद आफ्टर एडवर्टाइजमेंट हो, तो उसका बैकग्राउंड देना कितना जरूरी है? देखें, पहली बात ये कि जहाँ तक फीमेल्स का ताल्लुक है, तो अब तो फीमेल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, ठीक है। हमारे साथ इवन एलटीओ में भी हम 14 इंस्पेक्टर आए थे एलटीओ में, तो हमारे पास हम 7 मेल्स थे और 7 ही फीमेल्स थे। अब हमारे 2 मेल्स चले गए, तो उनकी जगह पे भी फीमेल्स ही आई हैं। तो मेरा ख्याल है, अच्छा दूसरी बात ये आ गई कि फीमेल के लिए जॉब कैसी है, तो मैं समझता हूँ फीमेल्स के लिए भी ये अच्छी ही जॉब है, इसमें कोई ऐसा सच इशू नहीं है। खासतौर पर यहाँ बिग सिटीज में नहीं है, तो मेरा ख्याल है जिन्हें भी आप मजीद बता सकते हैं, आरटीओ लेवल पे भी फीमेल्स के लिए इतना मसला नहीं है। उनको 9 to 5 वही ऑफिस में ही जॉब करनी पड़ती है। अगर बाहर का कोई काम हो तो मेल्स को ही भेजा जाता है, फीमेल्स को नहीं इतना भेजा जाता। दूसरी बात आप कर रही हैं कि आपकी जॉब जो अगर आप पहले से कर रहे हैं उसके बारे में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। अगर तो आपकी रेलेवेंट जॉब है, ठीक है, फिर तो आपको जरूर बताना चाहिए, ठीक है। अगर रेलिवेंट नहीं भी है तो भी आपको बताना चाहिए कि आप फलां जगह पे जो भी आप काम कर रहे हैं वहां कर रहे हैं। हाँ, जो बात आप बता रहे हैं, बस ये आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपको उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। ये ना हो कि वो आपसे आपकी जो बात आप खुद बता रहे हैं उसके बारे में कोई चीज पूछें तो आपको वो ही ना आती है। बस इस चीज का ख्याल रखना होता है। एग्जैक्टली कहीं आप अपनी ही बताए हुए आंसर में या कहीं हुई बात में ना फंस जाएं, तो क्योंकि यानी कि नॉर्मली जो बिल्कुल इंटरव्यूअर्स होते हैं वो यही करते हैं, वो बच्चे एग्जैक्टली चीजें बता देते हैं, उनको पता ही नहीं होता, ठीक है ना। बिल्कुल अभी जैसे भावलपुर की बात हो रही थी, तो मतलब अगर आप एक सिटी में रह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। मेरा ख्याल है बिल्कुल अगर ये आपकी गाइडेंस लेंगे तो अपना दिनेश भाई आपका मतलब नहीं बहुत अच्छा वो है, तो ये हो जाएंगे यार। बेशक आपसे ना लें, किसी से भी लें, किसी तो ये ये देखें 2-3 बातें हैं जो जिसके ऊपर आपको बहुत बुरी मार पड़ती है समझ लें इंटरव्यू में। एक ये कि आपको बहुत सारे हमारे यहाँ के खासतौर पर साउथ के जो लोग हैं इनको बड़ा मसला होता है, ये अपना इंट्रोडक्शन नहीं सही तरह करा पाते, बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या किया हुआ है, आपने कब मैट्रिक किया, कब आपने इंटर किया, इंटर में आपके सब्जेक्ट क्या थे, आपकी किस शहर से बिलोंग करते हैं, उसकी क्या खास बात है, क्या उसमें चीजें मिलती हैं, वो किस किस चीज से लिंक है, ये तो बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो डिग्रीज आप बता रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स आप बता रहे हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जो समटाइम हमारे जो बच्चे होते हैं वो नहीं होते वो नहीं तैयार करते, तो ये चीजें करना जरूरी है। इसी तरह से अगर आप किसी पोस्ट का बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ या करता रहा हूँ, तो आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। आप जो कुछ वहाँ करके आए हैं आपको उसका पता होना चाहिए। तो ये वो बेसिक बातें हैं जिसका आपको साथ साथ ख्याल रखना चाहिए जी। एग्जैक्टली हमें मतलब कि हमें हर एंगल पे और हर एस्पेक्ट पे काम करना होगा। हमारी डिग्री क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, उस पे भी हमें देखना पड़ेगा, कहीं वहां से ना पूछ लें। फिर एक करंट अफेयर का एक पोर्शन है, उसे भी 5% वेटेज देनी या इससे ज्यादा देनी पड़ेगी। जो करंट सिनेरियो चल रहा है मुल्क में, इसके बाद जितनी भी फाइनेंशियल फिजिकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उसे गहरे लेंस के साथ हर रोज देखने की जरूरत है। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज और करंट अफेयर जो CSS इस तरह की जो भी सारी चीजें हैं जो
तो हर एरिया को बैठ के आपको डिफरेंट एरियाज डिफाइन करने होंगे और हर एरिया को आपको किसी हद तक जितना पॉसिबल हो सके ह्यूमन कैपेसिटी में उसे आपको ग्रिप करना होगा, ताकि क्योंकि एक बच्चा जाता है तो उसकी डिग्री से रेलिवेंट पूछ लेते हैं, एक बच्चा जाता है तो उससे करंट जो मुल्क में सिचुएशन है उससे पूछ लेते हैं, एक से करंट अफेयर के बारे में पूछ लेते हैं, एक से पाक स्टडीज के बारे में पूछ लेते हैं। तो एक कुछ भी मतलब जो है, क्योंकि इसमें मल्टी डिसिप्लिन लोग आ रहे हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, तो आपको हर एरिया पे फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जी, ऐसा ही है। और दूसरा जुनेद भाई, देखें, हर एरिया को देखना जो है वो जरूरी है, लेकिन बिल्कुल हर एरिया को हम कवर कर पाए ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं हो जो चीज सकता। मैं समझता हूँ जो बहुत जरूरी है ना, जहाँ पे आपके सामने मतलब डबल नेगेटिव मार्क्स लगते हैं ना, वो बिल्कुल ये है कि आपको अपने बेसिक्स का ही पता होता। एग्जैक्टली बहुत सारे बच्चों को बाद बच्चों से ये पूछा जाता है, ये आपका नाम क्या है, इसका मतलब क्या है, तो उसको अपने नाम की मीनिंग ही नहीं आ रहे होते हैं। ऐसी ठीक है, है। किसी से उसको पूछा जाता है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो लेट से बताता है भावलपुर, तो वो पूछते हैं जी भावलपुर की क्या खास बात है, भावलपुर की क्या खास वहाँ पे कौन कौन से खास मुकाम होते हैं, तो वो सोचने बैठ जाते हैं यार ये पता नहीं क्या है या क्या नहीं। तो मैं समझता हूँ अगर किसी या उससे डिग्री पूछी जाती है तो उसको अपनी डिग्री के सब्जेक्ट्स ही नहीं आ रहे होते, या जो उसके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे किसी का मेजर जो था इकोनॉमिक्स और स्टैट था, ठीक है, बिल्कुल उससे इकोनॉमिक्स या स्टैट में से कोई मोटी मोटी चीज पूछी जाती है, वो ही नहीं बता पाता। तो बिल्कुल ये जो अगर हाँ लेट्स किसी से कोई करंट अफेयर्स में कोई ऐसी चीज पूछी है, ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल की पीछे है या नेशनल लेवल की अगर नहीं भी आती ना, तो ठीक है, अब नेगेटिव हो गया, लेकिन डबल नेगेटिव में तब जाता है कोई भी बच्चा जब उसको बेसिक्स का ही नहीं पता हो। तो ये जो चीज है वो ज्यादा जरूरी है, मैं समझता हूँ। एग्जैक्टली बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। और अच्छा, मैं 2017 से यही बच्चों को कह रहा था कि ये जो जनरल नॉलेज है, ये जब से ये स्टार्ट हुआ ना, ये टेस्ट आया, मैंने भी बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, तो मैं बहुत दफा फेल हुआ हूँ, मतलब यही पास हुआ था। तो मैं यही कहता था कि यार ये बिल्कुल इसका ना डिफाइंड सिलेबस है, आपने 3 टेक्स्ट लास्ट पढ़ने हैं, इंग्लिश पढ़नी है 20 नंबर की, आप इसे क्रैक कर सकते हो। वरना आप देखिए जो बाकी फील्ड्स हैं, जो जनरल टेस्ट आते हैं जितने भी बैचलर बेस पे, वो तो एक समुंदर है। अब जैसे पाक स्टडीज है, करंट अफेयर्स है, जो जितनी भी डेली बेसिस पे सूरत हाल है, अपडेट्स जो हैं, तो इस्लामियत होगी, वो एक आपको बहुत ज्यादा लंबी जो है वो आपको पॉइंट्स के साथ आपको उसे मेमोराइज करना पड़ता है। इंडो पाकिस्तान की हिस्ट्री कई 2-3-4 सदियों पे मुहित है, वहाँ इससे भी पीछे है, तो वो आपको इतनी लंबी कोई भी नहीं कर सकता। तो इस तरह वो एक काफी बड़े समुंदर है जिसे पिया नहीं जा सकता। लेकिन ये था कि ये लिमिटेड एरिया था, मतलब इंटरव्यू से पहले तक, डिस्क्रिप्टिव तक, तो जिसमें आपको 3-4 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने थे, उसी में से 100% पेपर आना था। तो इस तरह जिस तरह शौकत साहब ने बताया है आपको गाइड किया, इसी तरह आपको इंटरव्यू में भी ये चीजें मींस के करनी होंगी। और कुछ इसके इन्होंने जो एरियाज बताए हैं उससे मैं एडिशन आप एक चीज और करूंगा कि कुछ चीजों का जवाब आपने हिकमत और दानाई और दानिश से भी देना होता है, फहम और फरासत का इस्तेमाल करते हुए, अपने आप को काम रखते हुए इंटरव्यू में। अब जिस तरह मैंने उन खातून की बात की जो मेरी सिस्टर है, यानी कि वो उन्होंने कहा, उन्होंने इंटरव्यू के अभी पहले हिस्से में मैंने बताया उनके बारे में। तो अब अच्छा हुआ ये कि उन्होंने सारा भावलपुर के बारे में पूछ लिया, जो कमीशन के मेंबर थे, अब वो तो नॉन टैक्स एक्सपर्ट थे। तो अब जब कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू बैठे हुए थे, उन्होंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा अच्छा हम आपको जॉब दे देते हैं, तो आप हमें बताएं कि आप आप मैनेज कैसे करेंगी, आपका एक बच्चा भी है, हस्बैंड भी है, तो आप घर को मैनेज करेंगे, तो कैसे मैनेज करेंगे जॉब को। तो यहाँ से उन्होंने एक लाजवाब आंसर दिया, उन्होंने कहा सर अगर मैं 2 साल बीकॉम कर सकती हूँ अपने बच्चे के साथ, 2 साल एमकॉम कर सकती हूँ अपनी फैमिली, बच्चे और हस्बैंड के साथ, तो मैं जॉब भी जो है वो मैनेज कर सकती हूँ। तो यहाँ से वो बहुत इंस्पायर हुए और वो ये उनकी सिलेक्शन का बाइस बना। तो इस तरह आपने हिकमत और दानाई से भी जो है वो चीज़ों को समझ के, बजाय कि एक्साइटेड हो जवाब दे। अच्छा, मैंने 2017 में एक चीज़ पढ़ी थी कि आपने ना ये कभी भी अज्यूम नहीं करना कि मुझे सब कुछ आता है, ओवर क्लेवर नहीं बनना और झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना, बिल्कुल सच बोलना। जैसे शौकत साहब ने कहा अगर आपकी पास जॉब है तो फिर भी बताना है, नहीं है तो फिर भी आपने बताना है, यानी बिल्कुल सच और फैक्ट्स पे बातें होनी चाहिए। क्योंकि झूठ जो है उसके खुद कोई पाँव नहीं होते, उसे हम कवर कर ही नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। अभी मेरे सामने फॉर एग्जाम्पल हमारे जी, और सामने बड़े एक्सपर्ट बैठे होते हैं वहां पे लोग, वो 1 मिनट में पकड़ लेते हैं। एग्जैक्टली अभी शौकत साहब ने 6 साल सर्विस की है, अभी आप एक्सपीरियंस हैं, हम आपके ऐसा ये देख रहे हैं मैसेजेस भी और इंटरनेट पे भी, इन्हें भी पता है
अभी आप हमारे सामने कोई बात करे ना तो हमें पता है ये कितना ओवर क्लेवर है, या हमारे सामने फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई 10वीं का बच्चा आ जाए तो आप समझ जाओगे कि यार कि ये कितना ओवर क्लेवर है, कैसे ये स्मार्ट ओवर स्मार्ट बन रहा है। तो ये सबको जो वहां पे बैठे हैं जो इंटरव्यू पैनल में, वो 60 साल के भी लोग नहीं है, वो 60 साल से भी ज्यादा उम्र के हैं। तो वो मेरा और शौकत साहब की इतनी एज नहीं है, मेरी 31 साल है, इनकी भी इतनी होगी। तो उनकी 35 साल जॉब्स हैं, 40 साल जॉब्स है, तो वो तो मिनट में बंदे को पहचान लेते हैं। तो आपको आता है, नहीं भी आता तो आपने एक्सक्यूज कर लेना है, सर सॉरी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता। तो बजाय आप गलत दें और अपने ही चाल में खुद आप फंस जाएं। तो फैक्ट्स पे बातें मतलब करनी चाहिए, और सच्चाई ही जो है वो निजात देती है। जी नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज माइक पे बात कर सकता है। यहाँ पे मरीम नवाज आपका माइक अनम्यूट है, आप प्लीज आस्क करें क्वेश्चन, और उसके बाद मोहम्मद बेदार बख्त। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा लास्ट भी जो भी मैंने सेशन ली है उसमें मेरा यही क्वेश्चन था कि मुझे सबसे ज़्यादा जो टेंशन है वो मैं जॉब जो करंटली कर रही हूँ वो मेरी अभी हुई है, मतलब 2 मंथ हुए हैं। उसमें मुझे डीपीसी मिलने के चांसेस नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट ने कहा है कि ना तो हम आपको कोई रिजेक्शन लेटर देंगे और ना ही डीपीसी देंगे, क्योंकि आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। तो मुझे फिर कुछ लोगों ने कहा है कि आप, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था उस टाइम मेरी ये जॉब नहीं थी, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि आप ये जॉब शो ही ना करें, उनको बताएं नहीं, ये भी एक नेगेटिव हो जाएगा कि आपने डीपीसी नहीं दी। तो अगर मैंने ये शो ना की तो भी मसला है, क्योंकि अभी तो एफपीएससी का इतना लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि तब तक मेरी जो है ना वो मे भी 1 साल या से ज़्यादा सर्विस हो चुकी होगी। तो मुझे इस बारे में बताएं कि मैं क्या करूं। पहला क्वेश्चन ये है बेटे कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? सर मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में हूँ। अच्छा, वो किस ग्रेड में है वहाँ पे? सर ओजी 3 हूँ मैं। अच्छा, ओजी 3। चलें, जो होता है ना डीपीसी लेना, वो जब आप अप्लाई करते हैं ना उस वक्त लेना जरूरी होता है, ठीक है। तो आपकी तो जॉब ही बाद में हुई है, लिहाजा ये आप एज पर लॉ आप बाउंड नहीं है कि आप पहले से जो है वो डीपीसी लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने क्या किया हुआ है, और आप अपनी जो आपकी डिग्री रेलिवेंट जॉब है आपकी? सर मैंने बीएस ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो मेरा सर ख्याल है एक इसको बताने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। सर वो इस तरह से ना कि मतलब एक मेरे टीचर है, उन्होंने मुझे कहा है कि आप जो है ना वो एक्सपीरियंस में बेशक लिखते हैं, लेकिन उनको ये इंटरव्यू में बता दें कि डीपीसी मैंने इसलिए प्रोवाइड नहीं की क्योंकि मुझे अभी टाइम ही कम हुआ है, क्योंकि इसमें हमारी जो कंफर्मेशन होती है वो भी 1 साल के बाद होती है। अभी तो हमारा प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, तो इसमें कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं, कोई ऐसी मतलब डीपीसी की जरूरत नहीं है अभी, मैं बस एक्सपीरियंस शो कर दूं और उनको बता दूं, वो कुछ नहीं कहेंगे मुझे कि डीपीसी क्यों नहीं लेके आई आप? देखिए, वो नहीं बात करेंगे। वो अगर पूछ भी दें, लेट से वो पूछते भी हैं, तो आप यही कहेंगे ना कि अभी मैंने जब ये अप्लाई किया था तो उस वक्त मेरे पास ये जॉब नहीं थी। तो आप उनको भी पता होता है कि हम ये इसको 2.5 ईयर प्लस 2 ईयर प्लस लग जाते हैं, तो इस मीनवाइल तो बैठे तो नहीं रहते ना लोग, अपना अपना काम करते। और जी डीपीसी की अगर वो बात करें तो वो आप यही कहेंगे ना, सर अभी वो मेरा उधर प्रोबेशन नहीं खत्म हुआ, तो वो जो है डीपीसी अभी मुझे नहीं इशू हो सकती। हाँ, वो आपसे फिर ये पूछ सकते हैं कि तो फिर आप क्या करेंगे, वहां से रिजाइन करेंगे और क्यों करेंगे, ठीक है। तो उसका आप जवाब दे सकते हैं कि डेफिनेटली ये रीजनेबल जॉब है, मेरे लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, तो मैं इस तरह से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ, जो भी आप बोल सकते ओके सर। हैं। जी, बाकी कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, एज पर लॉ आप बाउंड नहीं है। हाँ, अगर उस वक्त आप बाउंड होते हैं जब आपने पहले से अप्लाई किया, जब आप जॉब यानी कि जब आपने एप्लीकेशन दी उस वक्त आपकी जॉब थी। ओके सर, थैंक यू। जी जी नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप आस्क कर सकते हैं माइक अनम्यूट करके। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा भी यही इशू था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जॉब क्यों करनी चाहिए या नहीं। मुझे एनओसी और डीपीसी का सेम इशू आ रहा है, और मैं भी प्रोबेशन पीरियड पे हूँ, और मेरी तो जॉब थोड़ी सी मतलब ऑफ ट्रैक जॉब होगी। मैं टीचिंग वाली एजुकेशन साइड पे हूँ, एजुकेशन सेक्टर में हूँ। तो वो तो ना एनओसी पे आ रहे हैं, ना एनओसी तो तब देते हैं कि जब आप अप्लाई करते हैं। तब मैं जॉब में थी ही नहीं जब मैंने इस पे अप्लाई किया था जॉब को, तो अभी अब जाके 1 साल हुआ है, वो हमारा प्रोबेशन पीरियड ही 3 साल का है।
वैसे क्योंकि ये इतनी कोई ज्यादा रेलिवेंट जॉब नहीं है एजुकेशन वाली, आप ना भी क्योंकि इधर से आपको रिजाइन करना पड़ेगा, ना भी बताएं तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप फिर ये बता दें, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता दें कि जी मैं प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहा हूँ, ये बता सकते हैं, या प्राइवेट जॉब बता दें। एग्जैक्टली तो हम लास्ट 3 और क्वेश्चंस लेंगे, फिर हमें इस सेशन को क्लोज करना होगा, काफी हमने टाइम लिया सर शौकत साहब का, तो प्लीज जो है वो जिन्हें भी कोई बात नहीं, बच्चों को पूछने हाँ जी जितनी क्यूरियोसिटी हमें थी ना वो इतनी इनको भी है। तो वैसे ये वीक नाइट पे होता तो अच्छा होता। अभी तो टाइम है हमारे पास, अगर आपकी कोई मसरूफियत नहीं है नहीं मेरी तो नहीं है, कोई बात मैंने कहा नहीं, कि बच्चों को आपका टाइम इम्पोर्टेंट है। नहीं तो कोई बात नहीं, बस हालांकि आपने 2 घंटे का सेशन का टाइम कहा था, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि आप जल्दी फ्री हो जाए, वरना तो क्यूरीज तो चलती रहेंगी। तो नहीं कोई बात नहीं यार, फिर वो आप थोड़ा सा वो अपना टाइम याद करें ना, हम जब थे इस बिल्कुल। पीरियड में तो हमें कितनी क्यूरियोसिटी अच्छा थी और उस कितना टाइम तो वो ना था। ऑनलाइन आज क्लासेस होती अल्हम्दुलिल्लाह थी हम ना बैठे कुछ। हुए हम बता सकते हैं तो इनको बता देते हैं। हाँ उस वक्त हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो अब तो बिल्कुल काफी इजी है, चलें बता देते हैं जितना कुछ हमें पता है। बिल्कुल। तो जी नेक्स्ट कोई पार्टिसिपेंट जी प्लीज। ये बेदार वक्त मेरे ख्याल है शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी जी बेदार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट फेसबुक पे जितने ग्रुप्स हैं पहले जो बने हुए थे इस बैच के, तो वहाँ काफ़ी लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी कहीं पे जॉब करते हैं और आप हमें क्या सजेशन देंगे कि हम एफबीआर को ज्वाइन करें या ना करें एज एन इंस्पेक्टर। तो काफ़ी सारे मैंने वहाँ कमेंट्स रीड किए हैं जो शायद पहले से ही वहाँ पे इंस्पेक्टर हैं, शायद आपका बैच हो या उससे पहले वाला, वो काफ़ी मना कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आप इधर ना आए, या भाई इसका कोई स्कोप नहीं है या इसका कोई फ्यूचर नहीं है आगे, या कोई प्रमोशन वगैरह इसमें नहीं है। तो आप दोनों माशाल्लाह से इंस्पेक्टर हैं, आप इस बारे में क्या सजेशन देंगे? सर शौकत साहब आपको इसका आंसर देते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे मौका दें। अच्छा देखें जी जी हाँ जी, इस तरह से है, देखो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना, मतलब एफपीएससी ने एफबीआर ने आपसे डिमांड क्या की है। उन्होंने डिमांड किया है कि हमें एक बैचलर डिग्री चाहिए, और बैचलर पे वो आपको एक प्रीमियम जॉब, पाकिस्तान की जो एक अपेक्स टैक्स बॉडी है, सबसे बड़ा जो टैक्स डिपार्टमेंट है, एक प्रीमियम टैक्स एजेंसी है पाकिस्तान की, तो वहां पे आपको एक बैचलर के ऊपर एक इतनी अच्छी जॉब मिल रही है और एक कम्पिटिटिव सैलरी मिल रही है। तो मेरे ख्याल में मैं तो यही समझता हूँ आज भी कि एक बैचलर में कोई आप इसके मुकाबले में कोई जॉब लेने चाहे मार्केट में, तो आपको इस लेवल पे और इस सैलरी के साथ नहीं मिलती। तो मतलब तो ये एक बहुत अच्छी जॉब है इस बेस पे। एफपीएससी ने आपसे ये डिमांड की है, एफबीआर ने, ठीक है। तो आपको ये पहले देखना चाहिए कि उनकी डिमांड क्या है आपसे। उनकी डिमांड है कि एक बैचलर वाला बच्चा हमें चाहिए, ठीक है। तो अब बाकी जो है वो और हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि एक अच्छे इदारे में अगर हमारी जॉब हो जाती है। तो आजकल तो बहुत ही जितनी इकोनॉमिक कंडीशंस है वो आप सबके सामने हैं। जी जी शौकत साहब। जी आपने मोस्टली बता दिया है। तो मेरा भी यही ख्याल है कि जो ग्रेजुएशन लेवल पे या इवन मास्टर्स भी हो, आप बिल्कुल ये देख लें कि जो आप बाकी जितने भी आपके सिविल डिपार्टमेंट्स हैं उसकी 17 के इक्वल आपको यहाँ सैलरी मिलती है। तो ये एक ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अच्छी जॉब नहीं है, बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है, उसमें एक अच्छा आपका लेवल है। बाकी ये है कि काम पे डिपेंड करता है कि आपने काम किस तरह से करना है। ये एक टोटली प्रोफेशनल जॉब है। जितना ज़्यादा आप लर्न करते हैं, जितना ज़्यादा आप सीखते हैं, उतना ज़्यादा आपकी जो है ग्रूमिंग होती है, उतना ज़्यादा आप बेहतर होते जाते हैं। तो मैं अगर आपकी ये रेलिवेंट जॉब है, अगर आपकी रेलिवेंट पोस्ट है, अगर आपकी डिग्री रेलिवेंट है, तो फिर आप आपके पास इसमें जो है प्रमोशन के भी चांस हैं। अभी देखिए इससे पहले हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। अब उसकी वजह ये भी थी कि जब ये जो इंस्पेक्टर्स थे ये 9वें स्केल में आते थे, फिर 11वें में आने शुरू हुए, फिर वो प्रमोट होके अब जो है 16 में पहुंचे हुए हैं। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने प्रमोशन स्ट्रक्चर भी हमारा बना दिया है। हमारे बहुत सारे लोग अब आईआरओस बने हैं, उससे जरा सीनियर हैं वो एक्सीज भी बने हुए हैं। तो होपफुली जो है बेहतरी हम महसूस कर रहे हैं कि बेहतरी है। हाँ अगर आपके पास एज है, अगर आपके पास
पैशन है, आप कर सकते हैं तो ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर लें, इसमें बेशक ना छोड़ें। इसमें अगर आप नहीं करते तो आपको अच्छा खासा मौका मिल जाता है पढ़ने का भी। तो आप CSS की तरफ चले जाएं, आप PMS की तरफ चले जाएं, या अगर आपको के पास कोई और प्रोफेशनल डिग्री है तो आप वो कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने जॉब करनी है और इस लेवल पे करनी है, उसमें ये एक बेहतरीन इदारा है, मैं समझता हूँ। और सर दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, मैंने डिजिटल स्किल सीखी हुई हैं, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह। तकरीबन मुझे इस फील्ड में 2-3 साल हो गए हैं। जब मैं डिग्री कर रहा था उस वक्त भी मैं साथ साथ ये करता था काम। तो क्या इसको बायोडाटा फॉर्म में या ड्यूरिंग द इंटरव्यू मेंशन करना चाहिए? कोई बात नहीं, कर सकते हैं। मतलब वो ये देखते हैं कि बंदा काम करने वाला है या नहीं है इसके पास, यानी कि ये वो आपकी एबिलिटीज को चेक कर रहे होते हैं। वो किसी भी फील्ड में हो सकती है। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल है ये एक मॉडर्न स्किल है, एक मॉडर्न डेवलपमेंट है। ये मेरे ख्याल है पॉजिटिव जाएगा, आपका इतना नेगेटिव नहीं है। अगर आपकी एजुकेशन भी रेलिवेंट है तो ये ठीक है, बता दी कोई है। जी थैंक यू सर। जी काइंडली आप अपने माइक खुद अनम्यूट कर सकते हैं, तो काइंडली नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अपना माइक अनम्यूट करें और आस्क द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। नईम अकबर साहब आप बात करें जी, बताएं सवाल अपना। सर मेरा 2 क्वेश्चन है। जी मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ, कोयटा से। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि प्रमोशन के हवाले से। दूसरा जो है सर, ये इंस्पेक्टर ये BR जो इनकम टैक्स का है, ये डिपुटेशन पे कस्टम जी जी बताएं। काइंडली अपना माइक दोबारा अनम्यूट करें, माइक म्यूट हो गया आपका, दोबारा माइक अनम्यूट करें अपना। जी हाँ जी सर आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी बताएं। सर मैं ये कह रहा था कि वो नेक्स्ट प्रमोशन जो है सर, इंस्पेक्टर BR का, खास तौर पर इनकम टैक्स का। ठीक है। So, sir, वो next year, how many year it's required to promote next grade? Number 1 question. Number 2 question, sir, ये deputation पे custom की तरफ जा सकते हैं? Am I audible? नईम अकबर, अभी हमने प्रमोशन तो डिस्कस कर, आपको अभी हमने बता दिया। इंस्पेक्टर से यार ये बहुत सारे लोग शुरू हो गए हैं, बैक वक्त बात हो नहीं पा रही। प्लीज 1 by 1 करें ना बात। सर ये प्लीज ऑल पार्टिसिपेंट्स जो हैं अपना माइक जो है म्यूट करें। माइक म्यूट करें, आप खुद ही म्यूट करें तो बात हो सकती। चले मैं जी शौकत साहब काइंडली आपका माइक जो है वो देखें जरा, अनम्यूट का बटन क्लिक हो रहा है क्योंकि मैंने सबको डिफॉल्ट में म्यूट किया, तो शायद वो आप पे भी अप्लाई ना हो रहा हो। नहीं तो मैं को होस्ट जो है वो आई थिंक हेलो जी आवाज जी बिल्कुल सही है अब आपकी आवाज। हाँ जी जी चले हम किसको रिप्लाई कर रहे हैं? नईम को? नईम को रिप्लाई कर रहे थे तो सब पार्टिसिपेंट्स के माइक म्यूट अनम्यूट हो गए थे, तो जी जी नईम अभी आपसे डिस्कस हुआ था प्रमोशन के हवाले से, मैंने आपको बता दिया है। नॉर्मली जो है अभी जो रूटीन चल रही है इसमें, क्योंकि अभी पुराने लोग काफी सारे बैठे हुए हैं, तो मे भी 5 से 7 साल हमें लग जाएंगे। हम जो हमारा जो बैच है
इंस्पेक्टर टू आईआरओ होंगे अभी जो चल रहा है स्केड्यूल, मे बी आईआरओ आने वाले दिनों में खत्म हो जाए, इंस्पेक्टर टू असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ जाएं हम, लेकिन अभी जो चल रहा है वो यही है कि इंस्पेक्टर से आईआरओ प्रमोट होते हैं, आईआरओ के बाद आप एसी प्रमोट हो जाते हैं। तो जो हमारे साथ ये मैं मेरे से काफी जूनियर हैं, जुनेद भाई, मैं 40s में हूँ, ये 30s में बैठे हुए हैं, तो ये जो लोग हैं उम्मीद है कि ये लोग एडिशनल कमिश्नर तक जरूर जाएंगे कम अज कम। तो इसलिए जो जिनकी एज कम है और जो जिनकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशंस भी हैं, तो उम्मीद है कि वो अच्छे खासे प्रमोट हो जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था इन्होंने जुनेद भाई? बस आई थिंक हाँ, प्रमोशन दूसरा ये पूछ जी दूसरा ये डेपुटेशन का पूछ रहे थे। हाँ जी तो कस्टम आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि हम कस्टम्स में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। हम यहाँ से किसी और डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इतना बहुत इजीली हमें मुश्किल है। जाने नहीं दी हाँ जाने नहीं दिया जाता, तो आप डेपुटेशन को ना ही समझे तो बेहतर है। बिल्कुल, आप कस्टम्स जो है वो ठीक है, एफबीआर का ही एक विंग है, लेकिन क्योंकि उसके लिए वो अलग भर्ती करते हैं, यहाँ पे आपको स्पेशली आईआर के लिए भर्ती कर रहे हैं, तो फिर जो है वो किस तरह हो सकता है कि वो आपको जो है वो वहाँ पे जाने दे। अगर एक्सेस स्टाफ होता तो फिर जाने देंगे, फिलहाल तो इंस्पेक्टर्स की शॉर्टेज ही बहुत ज्यादा है, मतलब वैसे भी स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है यहाँ पे एफबीआर में। तो दूसरी, अगर आप कस्टम्स में जाना चाहते हैं तो उसके भी टेस्ट आते रहते हैं, उसमें आपको अपेयर होना चाहिए, जो पास्ट में भी अभी आए थे। जो हाँ, डेफिनेटली वो आते रहते एग्जैक्टली नईम अकबर साहब, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, और माइक देखें। नईम अकबर साहब, माइक अनम्यूट हो रहा है आपका? नहीं, इनका हो गया, अब आगे एनबी है कुछ, इनसे हाँ पूछ जी, रहे थे। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं? सर एक तो क्लास मैंने लेट ज्वाइन की है, तो आई मिस बंच ऑफ आइडियाज जो चीज़ें आपने बताई हैं। एक्चुअली एक मशवरा करना था, दो मेरे सवालात थे। एक, आई एम एडवोकेट हाई कोर्ट, इससे पहले इस्लामाबाद प्रैक्टिस कर रहा था, अभी होम स्टेशन पे मैं आ गया हूँ, सही है। और प्रैक्टिस वेल गुड प्रैक्टिस मेरा चल रहा है। सीएसएस 2023 का अटेम्प्ट किया था मैंने, और पीएमएस केपी 2022 का मैंने भी अटेम्प्ट किया था। तो पीएमएस का अभी रिजल्ट अवेटिंग है। सीएसएस में मेरा एसे में 25 थे और प्रेसे में 35 थे। अनलकीली वो नहीं हो सका। बहरहाल मैं सवाल मेरा ये है सर कि प्रैक्टिस मेरा विल ग्रूम चल रहे हैं, क्या आप सजेस्ट करेंगे कि इसी विल ग्रूम प्रैक्टिस के दौरान, और सीएसएस की तैयारी भी साथ में चल रही है मेरी, डू यू थिंक आई शुड कंसिडर दिस पोस्ट और नॉट? केपी में कोई 209 राउंड अबाउट कैंडिडेट्स है और मैं 84 नंबर पे हूँ। दूसरा सर ये था कि ये आई डोंट नो कि आप लोगों ने शायद बताया भी होगा या नहीं, लेकिन आई जस्ट वांट टू कंफर्म दिस कि ये इंटरव्यू के लिए आप सेशन कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल सकते हैं, क्योंकि मेरा स्केड्यूल थोड़ा टफ होता है, तो मेरे लिए क्लासेस लेना मुमकिन नहीं होता। तो अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं तो वो भी मुझे बताएं। तीसरी जो चौथा मेरा सवाल है सर, वो ये है कि इंटरव्यूज कब तक एक्सपेक्टेड है सर? अभी आई एम टर्निंग 30, मेरे पास 2024 का सीएसएस अटेम्प्ट मेरा लास्ट अटेम्प्ट बचता है। तो इफ वी कुड मेक इट टू द इंटरव्यू बिफोर सीएसएस 2024, so that can then give me 2 year registration, and if अगर इंटरव्यूज इससे लेट होती हैं तो शुड आई रिस्क वेटिंग फॉर another 2 years registration, या मैं सीएसएस 2024 के लिए जाऊं सर? ये मेरे क्वेश्चंस थे। थैंक यू। नहीं अकबर, आप जो आपने तो 3-4 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए हैं। आपका सीएसएस का, आपका जहाँ तक वट एवर आई हैव अंडरस्टूड कि आपने एक चांस आपका हो गया, उसके बाद आप 30th में बैठे हैं, तो और इधर से आप कह रहे हैं कि ये जो है इंटरव्यूज में आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बात ये है कि आप फोकस करें अपने सीएसएस पे, ठीक है। मीनवाइल अगर ये इंटरव्यूज हो जाते हैं तो आप मेरा ख्याल है आप थोड़ा सा पीरियड ले लें, या जुनेद साहब को मजीद रहनुमाई कर देते हैं ये किस तरह से आपके साथ जो आप तैयारी की बात कर रहे हैं आपको किस तरह से ये अकोमोडेट कर सकते हैं। तो एनी हाउ आप अपने सीएसएस पीएमएस पे फोकस करें, आपके पास अगर लास्ट चांस की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन मीनवाइल आप इंटरव्यू भी ड्रॉप ना करें, आप इसको भी थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि अगर इंशाल्लाह ये टाइमली हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली ये टोटल कह लेना आपको 3 to 6 मंथ एटलीस्ट जरूर लेते हैं, लेकिन अगर ये हो जाता है, लकीली हो जाता है, तो आपको फिर
एक चांस जो है और बच जाएगा, लेकिन आप रिस्क पे ना रखें। आप ऐसे समझें इसको कि शायद आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप CSS PMS पे फोकस करें। मीनवाइल अगर इसकी डेट अनाउंस हो जाती है तो फिर आप थोड़ा सा ब्रेक लेके उधर से जुनेद साहब से रहनुमाई ले लें और आप प्रॉपर जो है अपना इसका इंटरव्यू भी प्रॉपर दें, ताकि अगर ये पहले हो जाता है CSS 2024 से पहले हो जाता है तो फिर आप ब्रेक लेके 2 ईयर क्योंकि आपके एक्सटेंड हो जाएंगे, तो फिर आप जो है आराम से जो है उसके अगले टाइम की पूरी प्रॉपर तैयारी करके दें। जी जुनेद, आप इनको मजीद थोड़ा गाइड कर दें जो आपसे जी पूछना चाह रहे हैं जी प्रिपरेशन के हवाले हाँ, से। प्रिपरेशन सेशन जो है अभी जो है मैं उसके ऊपर जो है वो डीपली थिंकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर स्टार्ट करवाया जाए तो इस तरह करवाया जाए कि फिर वो जो क्वालिफाई करने की फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आएगी, मेरे पे होगी। मुझे इतना अच्छा पढ़ाना चाहिए क्योंकि मेरा इतना 2017 का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। इस वजह से वो लाइबिलिटी काफ़ी बड़ी है और उस पर मुझे पर्सनली फिर जो है काफ़ी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ी हैं। मेरे PhD के एग्जाम्स भी हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं उसमें सोच रहा हूँ, तो अनटिल एंड अनलेस मैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में तो फिर आपको बताऊंगा। अलबत्ता अगर ना भी हुआ तो इस तरह के जो फ्री सीरीज हैं, फ्री जो लेक्चर्स हैं, तो जो या फिर फ्री जो डाटा वगैरह है, तो वो आपको यूट्यूब चैनल पे और हमारे फेसबुक ग्रुप पे देखने को मिलेगा। जिस तरह के आज के लेक्चर की भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो अभी आप वेट करें अनटिल डॉक्यूमेंट रिक्वायर वाली लिस्ट नहीं आती और अक्टूबर का जो पहला हफ्ता है उस तक 1 अक्टूबर तक। तो बाकी जो है वो सर ने अच्छा बताया कि आपको CSS के लिए इसे ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ये एक अश्योर, किसी हद तक इसे अश्योर किया जा सकता है। CSS देखें, उसमें कोई ये नहीं है कोई नॉलेज जानने का कोई उसमें खास पैमाना, मतलब कि उसमें यही है कि 200 लोग हैं और देखा इतने हजारों कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें से वो इट इज मेरे ख्याल में तो एक लकी ड्रा ही हो सकता है। तो मुझे जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मैं वो नहीं बात करता कोई। तो बाकी आप उसे भी ट्राई करें, लेकिन ये जो चीज आपके हाथ में है तो उसे तो ना आप खोएं। जी जी ये NB कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी MB आप जो है वो काइंडली आस्क करें अपना क्वेश्चन। ये माइक अनम्यूट कर लें आप। वसीम शहजाद, आप माइक अनम्यूट करें, जरा मुझे बता दें चैट में कि हो रहा है माइक आपसे अनम्यूट। जी वसीम, सर, अभी हो गया सर। ठीक है वसीम जी, बताएं, सवाल बताएं सर अपना। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। तो ठीक है। इसके साथ साथ जिस तरह वो पहले सर पूछ रहे थे पार्टिसिपेंट कि कन्फ्यूजन है कि ज्वाइन की जाए या ना की जाए जॉब, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। दूसरी ये है सर कि इस जॉब में ना इंस्पेक्टर का जो टैग है वो थोड़ा अट्रैक्टिव है। और दूसरी चीज़ ये कि RTO में जाना हुआ है मुल्तान में 1-2 बार, तो हमने यूनिफॉर्म में किसी इंस्पेक्टर को शायद नहीं देखा कि जिस तरह पता चले हाँ ये इंस्पेक्टर जा रहा है। जो चीज़ें सोसाइटी डिमांड करती है, एक रिस्पेक्ट और वो चीज़ें, तो इसको आप कैसा पाते हैं? मतलब यूनिफॉर्म में नहीं देखा हमने, तो यूनिफॉर्म होती है। और दूसरा इसका फिजिकल होता है या नहीं होता, ये भी सर। जी सर शौकत साहब, इसका काइंडली अगर आप रिप्लाई देना चाहें इस चीज का जुनेद भाई खास तौर सॉरी, पे। मैं सॉरी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था। काइंडली या तो क्वेश्चन दोबारा करवा लें या मुझे आप बता दें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। जी काइंडली अगर दोबारा आप सवाल रिपीट कर दें अपने ही लफ्जों में। जी वसीम साहब। सेम। अच्छा, मैं इनका क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ये कह रहे हैं वसीम जी साहब जी। के, वसीम साहब ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और यूनिफॉर्म का कुछ कह रहे थे, इस तरह से था। जी एग्जैक्टली बताएं। जी, वो कहते हैं कि जब ये जाते हैं किसी भी ऑफिस में तो वहां पे इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म में देखने को इन्हें नहीं मिलता। और दूसरी ये कह रहे हैं कि मेरा अच्छी चल रही है हाई कोर्ट की प्रैक्टिस, तो मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें अट्रैक्शन ये है कि इसके साथ एक इंस्पेक्टर का टैग है, जैसे यूनिफॉर्म होता है। वो कहते हैं आपने इस चीज को कैसे फील किया है डिपार्टमेंट में, यानी कि एक किस्म की प्रोटोकॉल की बात करें या जो सोसाइटी में एक इंस्पेक्टर के लफ्ज से एस्पिरेशन जुड़ी हुई है लोगों की, तो उसके बारे में ये बात करना चाह रहे हैं। देखिए वसीम साहब, बात यह है कि अगर तो आप वो सोच रहे हैं जो थाने का SHO होता है वो अटैक है, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी आप इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, एक टैग जरूर है। आप कह लें कि सिविल में आ जाते हैं, आप रेवेन्यू के इंस्पेक्टर हैं।
हाँ, आपको अपने काम के ऊपर ग्रिप है, तो जितने यूनिट्स या जितना एरिया आपके अंडर है, वहाँ पे भी आपका टैग का ऑलमोस्ट उसी तरह का ही हो जाता है जो एसएचओ वाला होता है, ठीक है। रही बात ये कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी आप समझते हैं है, तो वो फिर आपके ऊपर फैसला है। इसमें ये है कि गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट का टैग भी है, फिर इंस्पेक्टर का टैग भी है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि ये एक बहुत अच्छी जॉब है। हाँ, दूसरी बात ये आ जाती है, अब वो आप खुद बेहतर जानते होंगे कि अगर आप वहाँ से छोड़ के आते हैं, तो वो जो आपका जो मेंबरशिप होती है, क्या कहते हैं आप उसको, जो आप लाइसेंस बार प्रैक्टिस का। के लिए आपको मिलता है, वो कैंसल, हाँ, लाइसेंस वगैरह, लाइसेंस जो होता है वो कैंसल करवाना पड़ता है या वो एज इट इज रहता है। अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, आपको नहीं सूट करता लेट से, तो फिर आप यहाँ से चले जाएं, वापस यहाँ से रिजाइन करें और जाके वही प्रैक्टिस कर लें, आपके पास ऑप्शन तो है। ऑप्शन तो है इनके पास। जी, तो वो देख लें फिर आप जैसे बेहतर समझें। एग्जैक्टली जैसे शौकत साहब ने बताया, वो आपका एक पर्सनल डिसीजन है, आपके पास ऑप्शन तो है। जिस तरह बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि हम दूसरे डिपार्टमेंट से आना चाहते हैं, तो ठीक है, आप दूसरे डिपार्टमेंट से आ सकते जी हैं, तो 3 साल में लीन लेके आप वापस भी तो जा सकते हैं। तो जी, ऐसी है, ऐसी है। हाँ जी, और आप और दूसरा, तो जहाँ तक जी यूनिफॉर्म की बात है, वो डिपेंड करता है किस ऑफिस में आप हैं। कुछ ऑफिसेज में थोड़ी सी है वो कि वहाँ पहनाई जाती है, वो अदरवाइज वो आप पे डिपेंड करता है। आपके यूनिफॉर्म में एसओपीज में है, अगर आप चाहें तो आप पहन के जाएं डेली, आप नहीं पहनना चाहते तो चल जाता है पूरा। हाँ, आपको शौक है पहनने का तो आप डेली पहने, बेशक, आपको कोई मना नहीं करेगा "भाई यार आप यूनिफॉर्म क्यों पहन रहे हो", ठीक है। एज पर जो है ना प्रोसीजर, या एज पर जो है ना ला लॉ, वो तो है, यूनिफॉर्म है सबका। बिल्कुल जी ये। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ऑनेस्ट अगर बात करूँ ना, तो 5-6 साल जी हो गए हैं जॉब को, तो ये ना 2-2.5 साल में मैं कभी भी वीडियो में भी नहीं आया यूनिफॉर्म में, और कभी मैंने वो वीडियो भी नहीं ऑन किया। आज 2 साल के सेशंस के बाद मैंने कहा आप शायद वीडियो पे होंगे, तो मैं भी चलो ऑन कर लेता हूँ। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हम जब पहले हम सिलेक्ट नहीं हुए थे, तो हम मींस के हम एक पब्लिक में शुमार होते थे। अब हम सिविल सर्वेंट्स बन गए हैं, तो सिविल सर्वेंट का मतलब ही ये है कि वो अवाम का नौकर है। उर्दू में अगर मीनिंग किया जाए इसका, तो हमारा जो लॉ है वो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत हम अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट मींस के जी अवाम का नौकर, अवाम का खादिम, अवाम का खिदमतगार या मुलाजिम। तो एक सिविल सर्वेंट वो कैसे जी अवाम से ऊपर हो सकता है? अगर एक यूनिफॉर्म उसे मिल गया है, तो उसे चाहिए कि पब्लिक को या टैक्स पेयर को या लोगों को ऑनर करे, वो उनका मुलाजिम है, उनसे लोअर दर्जा है। तो मैं यही समझता हूँ कि जब भी जी अगर मुझे यूनिफॉर्म पहनने को मिलता है, तो मैं यही समझता हूँ कि मैं अब इनसे पहन के नीचे हूँ, तो ये अवाम मेरे से ऊपर है। मैं इनके टैक्स पे, इनके पैसों पे हम जो है वो सैलरी ले रहे हैं ना। तो हमें वो सोच आई थिंक उससे खत्म जी, करना ऐसी पड़ेगा, जो एक 150 साल से लेगेसी चल रही है कि जी जो यहाँ पे लॉर्ड होता था, और वो वाली सोच कि हम ये होगा। तो आपको ये सोच के आना चाहिए डिपार्टमेंट में, हम लोगों की सर्विस करेंगे, खिदमत करेंगे, और हम आवाम को सर्व करेंगे एक अच्छे तरीके के साथ, ना कि हम उनके ऊपर हुक्मरान बन के आएंगे। तो उसकी वजह से ही पहले जी, मुझे ऐसी खराब हो गया है। तो मेरी ही रिक्वेस्ट है कि ऐसी थोड़ा सा इस सोच को अपनी डाइवर्ट करें। तो यहाँ पे नेक्स्ट कोई जी पार्टिसिपेंट अगर कोई ऐसी क्वेश्चन करना चाहे तो। मोहम्मद दानियाल है कोई। जी वसीम शहजाद मोहम्मद दानियाल जी, दानियाल अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा जरा। देखिए दानियाल, माइक अनम्यूट कीजिएगा। हो रहा है माइक अनम्यूट? अनम्यूट पे क्लिक कीजिएगा आप। जी हो गया। जी दानियाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम दानियाल है सर। मैं एक्स फाटा से बिलोंग करता हूँ। जी तो सर मैंने लाइसेंस लिया था 2019 में। तो उसके बाद सर मैंने प्रैक्टिस ज्वाइन कर ली थी 8-9 मंथ के लिए। तो दोबारा से मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जुडिशरी के अटेम्प्ट दिया, तो अनलकीली उसमें तो हो नहीं सका। तो सर जैसे ही फिर इन पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया और प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो सर मुझे एक प्लेटफॉर्म भी मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि टैक्सेशन फील्ड जो है वो बेस्ट है, और इसके लिए मैंने तैयारी भी शुरू की। तो सर मेरा सवाल ये है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या मैं जो है अपनी प्रैक्टिस पैनल को बता दूं, या कि मतलब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, या मतलब उस चीज को जो है मैं स्किप कर दूं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी कमांड है तो आप बताएं, इसमें कोई बात नहीं है।
और अगर सर आपकी एज है अभी, अगर आप एलिजिबिलिटी बनती है तो आप जुडिशरी के लिए भी अपनी कोशिश जो है वो जारी रखें। जी सर, मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या मैं पैनल को ये चीज बता दूं कि मतलब मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, बिकॉज मैंने दरमियान में हाँ स्किप कर दिया था। एज पर लॉ मुझे लॉ की तो समझ है, तो मैं इस चीज से थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ और कॉन्शियस हूँ कि मतलब वो ऐसा ना मुझसे कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछ लें कि मतलब जिसकी वजह से मेरी सिलेक्शन को जो है प्रॉब्लम आ जाए सिलेक्शन। देख लें, अगर आप समझते हैं कोई आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं, आप उसमें से कोई एक दो सब्जेक्ट कह रहे हैं कि मैं मतलब वो आपसे यही पूछेंगे ना कि आप प्रैक्टिस क्या कर रहे थे, कि मतलब देखे ना आपके बहुत सारे हैं ना लॉज भी, तो बहुत जी सारे हैं। सर तो आप उसमें से कोई एक ला जिसके ऊपर आपकी ग्रिप है, आप वो बता सकते हैं कि सर मैं इसमें प्रैक्टिस जी कर सर, रहा था। मैंने क्रिमिनल किया था और सर क्रिमिनल अल्हम्दुलिल्लाह सर उस पर मेरी ग्रिप है। बस ठीक है, उसी का बता दें, मैं क्रिमिनल पे कर रहा था। जी हाँ, कोई बात नहीं, ओके। बता दें। बस जो मेन चीज ये है कि जो आप बता रहे हैं उस पे आपकी आपसे उसके बारे में पूछा जाए तो बता सकते, बस। जी तो कम से कम मतलब ज्यादा डीप अगर ना बता सके तो कम से कम बेसिक्स आपको पता हो। जी बिल्कुल सर। जी और सर जुनैद से एक क्वेश्चन है कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे या जो है कभी कभार, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल्स की प्रॉब्लम होती है। ये सेशन रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, अभी रिकॉर्डेड वहाँ पे लाइव है, तो जैसे ही खत्म होगी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है ये। ओके सर, मैं इंटरव्यू सेशंस की बात कर रहा हूँ, मतलब जो आप अभी बैच शुरू करेंगे इंटरव्यू के लिए, उस हवाले से। अगर शुरू किया तो फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होगा जैसे पहले था। जी थैंक यू सो हाँ, मच, थैंक यू सो मच। तो जी नेक्स्ट कोई पार्टिसिपेंट अगर करना चाहे तो। जी, ये दो तीन है काफी देर से वेट में। हाँ जी, ओप्पो ओप्पो A16 A16 काइंडली। है, सुमेरा कोई है, इज्जत शाह काफी देर से हैं। इज्जत शाह देखें, माइक अनम्यूट होता है आपका। ये सुमेरा का हो गया है, अस्सलाम सुमेरा वालेकुम का सर। वालेकुम सर जी जी। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मुझे क्वेश्चन करना था, पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड था कि हम दो सिस्टर हैं, दोनों ने इसमें अप्लाई किया था, दोनों अभी तक हम क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इंटरव्यू में भी हम इनको बता दें कि जैसे कि वो इंट्रोड्यूस योर फैमिली पूछते हैं तो उनको बता दें मेरी सिस्टर भी मेरे साथ। जी कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपने शायद एक स्टोरी देखी होगी, 5 सिस्टर्स हैं, वो सबने सारी सीएसपी ऑफिसर्स हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। ये तो लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल बिल्कुल कि वो आपसे इस तरह से कुछ पूछेंगे। बिल्कुल। वो तो जस्ट फैमिली का इंट्रोडक्शन पूछते हैं। तो अगर कहीं कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपकी सिस्टर वो क्या कर रही हैं, तो आप बता सकते हैं कि जी उन्होंने भी एग्जाम दिया और उन्होंने क्वालिफाई किया। ये अगर आप दोनों सिस्टर्स हो जाती हैं तो ये भी फिर 5 सिस्टर्स के बाद दूसरी स्टोरी आई थिंक होगी कि इंस्पायर करेगी बहुत सारे लोगों को। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे दानियाल, अगर आप अपना माइक एंड म्यूट देखें, हो सकता है ये ओप्पो A16 ही आपका हो रहा है माइक एंड म्यूट, सुमेरा एंड इज्जत शाह जी। दोबारा करें, ओप्पो A16 ही दोबारा करें माइक एंड म्यूट। दानियल आप आस्क करें क्वेश्चन, अगर पहले नहीं किया आपने तो प्लीज जल्दी से। जी बताएं दानियाल। जी सर, मैंने तो क्वेश्चन कर लिया था। अच्छा जी चलें ठीक है। ठीक है, आपका हो गया तो ठीक है। ठीक है, इसके अलावा जैनुला आप देखें माइक अनम्यूट हुआ जी। जैनुला प्लीज जी अब बात करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि बीइंग अ गवर्नमेंट जॉब होल्डर इंटरव्यू में कितना इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि किसी भी इंस्पेक्टर को सर आप देख लें तो कहते हैं मैं पहले इधर काम कर रहा था, मैं ये था, मैं वो था। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है सर कि बीइंग अ गवर्नमेंट जॉब होल्डर उसको इंटरव्यू में कितना एज होता है सर? एफपीएससी में जो मैंने देखा है, जितने भी वैसे वो प्रेफर जरूर करते हैं एक्सपीरियंस लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये एक मतलब बात सही है कि बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस ही आए हैं,
लेकिन उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि भाई कोई गवर्नमेंट के थे या प्राइवेट सेक्टर के थे। फ्रेश लोग भी हैं जो फ्रेश अच्छे लोग थे जिनकी कमांड अच्छी थी अपने काम पे, वो भी हमारे साथ आए हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, कुछ चंद एक लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स वाले भी हैं। तो आप अपने काम पे अपनी चीज़ों पे फोकस करें। ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। जी जी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हाफिज, उसके बाद जवाद हैं। प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके देखिएगा। जी हाफिज माइक अनम्यूट कीजिएगा अपना। जी हाफिज अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा जी। अच्छा नहीं नहीं और अब हो रहा है। जी हाफिज बात करें आप। जी बात करें बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी हाफिज। पूछना था कि ये IIR, जी सर, क्वेश्चन मैंने ये पूछना था कि IRS की ड्यूटी करते हुए इतना टाइम मैनेज हो सकता है कि बंदा CSS PMS के लिए तैयारी करे या दूसरी अपनी डिग्री पे करे? IRS का कल्चर कोई इतना Am I ज्यादा audible, sir? टफ, जी जी यार सुन रहा हूँ मैं। कोई इतना ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हूँ तो आपको, और आपके पास मतलब एबिलिटीज भी हूँ, तो जो ऑफिसर होते हैं वो आपको चांस देते हैं, Am I मौका audible, देते हैं sir? आप कर सकते। यस यू आर ऑडिबल। इफ आई एम ऑडिबल टू यू हाफिज? जी जी आ रही है आवाज आपकी। हाफिज साहब को शायद नहीं जा जी रही। जी उनके 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 थोड़ा सा इशू है नेटवर्क You में are जी। audible, sir. चलें, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाफिज जी आपको क्वेश्चन क्लियर हो Sir, गया? it's okay now, sir. पहले distortion थी, but it's fine now. It's fine now. No, sir, I couldn't hear it, sir. अच्छा जी जी सर, जी सर। जी मैं मैं रिपीट ये कर कह रहा हूँ, जी जी जी, आयरिस का जो कल्चर है वो इतना सख्त नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप के अंदर एबिलिटी है, तो आपके ऑफिसर्स, आपके कलीग्स आपको सपोर्ट करते हैं। यू कैन गो फॉर CSS, यू कैन प्रिपेयर, तो आप आराम से कर सकते हैं। आप इस चांस को ज़ाया ना करें, बल्कि इंशाल्लाह अगर आप ये हो जाते हैं तो आपको 2 ईयर और मिल जाते हैं ना CSS BMS वगैरह के लिए, तो वो मेरे ख्याल है आपको करना चाहिए। जी अब स्पेशली मैं इज्जत शाह की तरफ आना चाहूंगा कि काफी दफा मैंने आपका माइक अनम्यूट किया। अब आप ट्राई करें इज्जत शाह। अच्छा आई थिंक इज्जत शाह चले गए हैं मेरे ख्याल में। हाँ हाँ जी नहीं, उनका माइक अनम्यूट नहीं हो अब रहा था। जैनुल्लाह जी जैनुल्लाह जवाब प्लीज है। ये प्लीज NPNB काफी देर से हैंड रेस किया हुआ है इन्होंने भी। वो इज्जत पहले शाह आ गए। हाँ जी पहले आपने दोनों का वो आंसर दिया था। NB का ही आंसर दिया था वो आपने। तो जी इनका हो गया चलें, क्वेश्चन आज। जी उसके बाद इज्जत शाह प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें फर्स्ट। जी इज्जत जी हो गया था माइक अनम्यूट, दोबारा करें, दोबारा क्लिक करें अनम्यूट पे। जी अनम्यूट पे दोबारा क्लिक करें इज्जत शाह। डबल कर रहे हैं। इनका प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा जवाद जवाद आप देखें अपना माइक। जी जी जवाद अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी आस्क करें अपना क्वेश्चन जवाद। अच्छा सर, इस तरह है कि मैं बेसिकली लाहौर से बिलोंग करता हूँ और मैं ऑलरेडी जो एडवोकेट पैनल होता है FBR का, मैं उस पर तकरीबन लास्ट 2 ईयर से सर्विसेज दे रहा हूँ और एक अच्छा मेरा प्रोफाइल ऑफ केसेस है। और फिर ये इस तरह तकरीबन 2021 में जब पोस्ट टाइम थी, देन आई जस्ट अटेम्प्टेड दैट एग्जाम विदाउट प्रिपरेशन, तो वो लकीली क्लियर हो गया। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में आपको पता है कि प्रैक्टिस इटसेल्फ इट्स वेरी हार्ड थिंग, तो वो उसके साथ फिर मैंने इतना टाइम नहीं दिया इसको, तो मेरा भी मेरिट नंबर तकरीबन 980 बन रहा है इन लिस्ट।
तो मेरा ये क्वेश्चन ये था कि आया कि इंटरव्यू के अंदर कितना मार्जिन होता है कि आप किस हद तक नंबर ले सकते हैं कि आप जो लास्ट 209 सीट्स हैं पंजाब की तो उसके अंदर एलोकेशन आपकी हो सकती है, किस हद तक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है फर्दर इसके अंदर? जवाब इंटरव्यू के 200 मार्क्स हैं, तो ये इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो हैं आपके पास। रिटर्न के आपके 100 मार्क्स थे। जी एक जी बात ये है। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया आप लोगों को, ये जो मेरिट ये नंबर्स आ रहे हैं, ये आपका मेरिट जरूरी नहीं है कि ये आपका एक्चुअल मेरिट हो। एक्चुअल मेरिट आपका बनता है रिटर्न के बाद, सॉरी इंटरव्यू के बाद बनता है जो फाइनल। और तीसरी ठीक। बात ये भी है कि बहुत सारे लोग जो है इसके दरमियान में, अभी 980 आपका नंबर ठीक है जरूर आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें से छोड़ के चले जाते हैं, या वो अभी देखें ना 2 साल प्लस होने वाले हैं, तो वो जी कोई जी ना कोई और जॉब कर चुके होते हैं या वो आते नहीं हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स के इश्यूज आ जाते हैं। तो आप होपफुल रहें, आप अपना काम करते रहें जो आप कर रहे हैं, और इसकी भी तैयारी करें और अपेयर थ्रू दें। आप ये ना सोचें कि भाई यार मैं शायद बहुत नीचे हूँ तो मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ ठीक ठीक। इंशाल्लाह बेहतरी है। मुझे अब चलें, बहुत एग्जैक्टली नहीं याद आ शुक्रिया। रहा, मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा, मेरा कोई 450 था, 56 था, व्हाट्सएवर, या जब शुरू वाली लिस्ट आई थी तो उसमें 2000 प्लस में मैं था। ठीक है, तो अब फाइनल सिलेक्शन में मैं 121 पे हूँ। तो ये राइट आप राइट, वेरी उसके नाइस। ऊपर रिलाय ना करें कि ऐसा कुछ है, उसके ऊपर रिलाय ना करें। अभी आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, जो कि आपको मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जी जी क्योंकि आप रेडी पैनल, आप कहाँ किस पैनल पे हैं, आप आरटीओ के या सीटीओ के पैनल पे हैं? मैं सीटीओ पे हूँ, तो अच्छा, डॉक्टर सीटीओ के इश्तियाक पैनल साहब पे होते हैं, हैं के तो साथ मेरा ख्याल हमारा है आपका लिंक। इंटरव्यू भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जी आपका होपफुली। ये जो है तो उसमें मार्क्स आपके अच्छे बन जाएंगे। तो अगर जी फिर अगर आप पैनल में हैं तो आप बाकी के कल्चर को भी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, आई एम प्रैक्टिसिंग हाँ बेसिकली सिंस 2017। तो एक ओके अपॉर्चुनिटी आई थी माय वे, सो वो फिर मैंने कहा कि इसको अप्रोच कीजिए। बाकी आप लोगों का बड़ा अच्छा सेशन है, इट इज़ रियली जी। इंफॉर्मेटिव फॉर द कैंडिडेट्स हु आर नॉट मच अवेयर अबाउट फील्ड वर्क। जवाद साहब आपके लिए मेरी ये सजेशन है कि आपने जितने एफबीआर के केसेस किए ना, अगर आप उनकी वो ले जाएं, उनकी कॉपीज ही ले जाएं इंटरव्यू वाले दिन, तो वो वैसे जी ही इंस्पायर हो जाएंगे आपसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज वेरी पॉजिटिव थिंग। ये बिल्कुल एक पॉजिटिव चीज है। आई विल तो मेक इट पॉसिबल होपफुली। इंशाल्लाह आई थिंक सो कि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है ना स्कोर कर जाएंगे इंटरव्यू में। जी। जी जी और शौकत साहब इनकी अनलेस कि आप कोई ऐसा काम करें कि वो जो है ना आप वो ओवर कॉन्फिडेंस या उसमें ना चले जाएं। हाँ अदरवाइज हाँ आप बिल्कुल। जो है ना मोस्ट रेलेवेंट कैंडिडेट हैं, तो होपफुली आपको अच्छा खासा उसमें जो है ना लीवर मिलेगा आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें, और थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, आप जवाब साहब मुझसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा हम इस पे फर्दर काम भी कर सकते हैं, किस तरह से इंटरव्यू में इस रेलिवेंसी को हमने शो करवाना है। तो इस पे हम इन डिटेल में मैं आपको ठीक है बताऊंगा बिल्कुल। फोन पे। तो ये व्हाट्सएप नंबर अभी शो हो जाएगा। जी तो इसके अलावा मैं आपकी मोटिवेशन के लिए हाँ ये कहना चाहूंगा कि 2017 में मेरा नंबर 1200 पे था, 1200 अच्छा 1100 1200 की रेंज में था। तो मेरा फिर ठीक ठीक ठीक। 149 ओवरऑल मेरिट है। तो आपका तो नंबर ही बहुत अच्छा है यार, अच्छा जो भी 1500 की रेंज में हाँ है हाँ वो हाँ। इजीली क्रैक कर सकता है इंटरव्यू। अच्छा अच्छा, इट्स मीन के चांस है इसके अंदर, क्योंकि मैं तो जब से रिजल्ट आया था आई वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड और आई वाज रिलेक्टिंग टुवर्ड्स प्रिपरेशन इवन। तो मैं तो प्रिपरेशन भी नहीं कर रहा था आफ्टर दैट मोमेंट। तो इट्स मीन दैट आई नीड टू टेक इट सीरियसली देन। बिल्कुल, चांस सिर्फ चांस नहीं है बल्कि नो बहुत डाउट ज्यादा सर बी। ब्राइटर चांस है, बहुत ज्यादा। जो भी 1500 की हाँ रेंज में है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वो देखिए जो 500 सीट्स हैं, 1500 कैंडिडेट्स उन्हें बुलाने हैं, 200 नंबर्स का इंटरव्यू है, पिछला टेस्ट 100 नंबर का था। तो जो भी 1500 की रेंज में है वो इजीली क्रैक कर सकता है। जो 1000 से 1500 के दरमियान है उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो 500 से 1000 के दरमियान है उन्हें मीडियम लेवल पे, और जो 1 से 500 के दरमियान है उन्हें ये कि उन्हें थोड़ा सा एज है। लेकिन ये नहीं है कोई 20-30 नंबर का एज है, हो सकता है उन्हें 5-4 नंबर का एज हो, लेकिन वो कमी आप इंटरव्यू में पूरी कर सकते हैं। 200 मार्क्स वो जी शामिल होंगे और बिल्कुल 100 ये, बिल्कुल कोई बिल्कुल। भी मसला नहीं है। एग्जैक्टली जुनेद, मैं समझता हूँ जिसको भी कॉल आ जाती है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की या इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, वो बिल्कुल जरूर तैयारी करें, चाहे वो जिस भी नंबर पे हैं।
एग्जैक्टली हाँ जी चाहे वो जिस भी नंबर में, ये नंबर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते। बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही है, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा तो आप अच्छा खासा जंप कर जाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही जी बीच में जो बिल्कुल लोग चले बिल्कुल। जाते हैं उससे भी ये नंबर ऊपर नीचे बहुत सारे हो जाते हैं। जी ठीक हो गया चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स फॉर गाइडेंस। जी तो मैं फिर आपसे सर रब्ता करूंगा इन फ्यूचर। इंशाल्लाह वेलकम। और जी बाकी पार्टिसिपेंट हम काफी ज्यादा ये बड़ापन है सर शौकत साहब का कि उन्होंने इतना टाइम दिया, तो हम 10 बजे तक नहीं इसे जुनेद कोई बात जी एंड अप करेंगे सेशन को। तो और नेक्स्ट कोई पार्टिसिपेंट जो है वो प्लीज अपना क्वेश्चन आस्क करना चाहें तो 6 मिनट्स हमारे पास रिमेनिंग है, तो अभी 10 बजे हम इसे एंड अप करेंगे और थैंक्स कहेंगे सर को। तो प्लीज नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या हाईएस्ट मेरिट वालों का टफ इंटरव्यू होगा? अगर इसका रिप्लाई देना चाहे सर शौकत साहब। यार ऐसी कोई बात नहीं होती कि जो नंबर वाले हैं उनका कुछ टफ होता है। ये जाके डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मैं समझता हूँ सबसे पहले जो है ना, जो भी कैंडिडेट जाता है वो नॉर्मली ज्यादातर कैंडिडेट से वो इंट्रो ही लेते हैं। ठीक है, तो कभी वो समटाइम डायरेक्ट भी क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं। नॉर्मली वो इंट्रो ले रहे होते हैं, तो इंट्रो जो बच्चा जिस तरह से देता है उससे उसी तरह की क्वेश्चनिंग होती है। तो वो ऐसा नहीं है कि उनसे कोई टफ क्वेश्चन होता है। वो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपका नॉलेज है, जो आपका बेसिक चीज होती है, उसी पे सर आपका इंटरव्यू बेस कर रहा होता है। जी नेक्स्ट कोई पार्टिसिपेंट अगर कोई जी क्वेश्चन करना चाहे तो जी यहाँ हाथ पे तो काफी सारे लोगों ने रेस किए हुए। इफ्तिखार, तोकीर, ओप्पो। जी इफ्तिखार आप देखिए आपका माइक अनम्यूट हुआ है। जी इफ्तिखार, इज्जत शाह काइंडली अगर आप बात कर पाए, आपका तो शुरू सेशन से आप वेट कर रहे हैं। अब माइक अनम्यूट हो गया, इज्जत शाह बात करें, दोबारा अनम्यूट करें इज्जत शाह, दोबारा अनम्यूट करें, दोबारा अनम्यूट करें इज्जत शाह। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार। सर। वालेकुम सलाम जी हेलो इज्जत शाह, वालेकुम सलाम जी इज्जत शाह। वालेकुम सलाम। सर जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार मिल गया जी सर। जी इज्जत शाह बताएं जल्दी से। सर जी मेरे दो क्वेश्चन है सर, एक आपसे सर और एक सर शौकत साहब से। जी जी बताएं। सर पहले क्वेश्चन आपसे सर कि मतलब जितने भी एकेडमी वाले हैं सर, सब ने अपने क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर दिए हैं सर, तो काइंडली सर इम्पेशेंटली वेट करें सर कि आप कब से क्लासेस वगैरह का स्टार्ट करें सर, काइंडली आप ये बता दिए। और सर शौकत साहब से मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब टॉप मेरिट वालों के बारे में, यानी सर मतलब आपने कहा था कि मतलब इसमें सर साइकोलॉजी की काफी ज्यादा माइंड गेम होती है सर। जो टॉप मेरिट है सर उनको तो मतलब नया पीसी के मेंबर के साइकोलॉजी का पता होगा कि वो किस नेचर के या किस तरह सवाल करें सर। उनके लिए आपकी क्या सजेशन है कि वो लोग क्या करें मतलब? थैंक यू सर। जी शौकत अच्छा साहब अगर सॉरी, मैं रिप्लाई आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंड, मैं इनका क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड कर पाया। ये क्या पूछना चाह रहे हैं? काइंडली अगर आप दोबारा ब्रीफली मुख्तसर दोबारा जरा क्वेश्चन बताएं अपना। बिल्कुल हाँ जी। दोबारा टॉप अगर मेरिट का शायद कुछ पूछना चाह रहे थे जुनेद। ये पूछना चाह तो रहे हैं, टॉप कहते मेरिट वालों से किस तरह से पूछेंगे? जी वो कहते हैं कि जो जो जितने बच्चे हैं, जो लास्ट वाले बच्चे हैं वो तो चलो साइकोलॉजी ट्रैक कर लेंगे उनकी, लेकिन जो बच्चा ही टॉप मेरिट पे है क्या उन एक तो उसका इंटरव्यू जल्दी होगा, वो कहते हैं क्या उसे टफ टाइम देंगे वो, या वो ओके किस ओके, किस गॉट तरह इट डील करे? हाँ गॉट जी। इट। देखिए वो जुनेद, आपने अभी एक चीज बताई थी कि आपने तमाम मेंबर्स का डाटा लिया। ठीक है, उस मेंबर्स को देखा। एटलीस्ट जहाँ पे जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको पता होता है कि पैनल जो है वो कौन आया हुआ है, तो उस बिल्कुल पैनल के अकॉर्डिंगली आप थोड़ी बहुत तैयारी देख लेते हैं। ठीक है, बाकी चाहे आप फर्स्ट पे जाएं चाहे आप लास्ट पे जाएं, आप अपनी बेसिक्स, आप अपने सारे चीजें तैयार करके जाएं, वहाँ कोई इतनी बड़ी इशू की बात नहीं है। ये तो एक एडिशनल टिप्स हैं जो आप कर लेते हैं। बाकी मेरा ख्याल है जुनेद, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये सारा काम किया हुआ है, तो ये थोड़ी बहुत गाइडेंस आप होपफुली इनको दे देंगे तो ये अच्छे पॉलिश हो जाएंगे।
एग्जैक्टली यहाँ पे मैं स्क्रीन पे शो दिखा रहा हूँ आपको। एफपीएससी की सिंपल वेबसाइट पे जाएंगे, अबाउट अस में जाएंगे, मेंबर्स की लिस्ट आ जाएगी। तो हर मेंबर्स के साथ साथ अगर मैं बड़ा कर पाऊँ इसे, तो उनके नाम दिए हुए हैं और प्रोफाइल दी हुई है। तो आप सिंपल इस पे जब क्लिक करते हैं तो आपको ये प्रोफाइल जो है वो डाउनलोड हो जाती है। तो यहाँ से आप देखें, अब तो खुद एफपीएससी ने प्रोफाइल दे दी है। उस टाइम पे मैं लिंक्डइन पे जाके कहाँ पे तलाश करता था, देखिए प्रोफाइल पे क्लिक किया तो ये पीडीएफ में पूरी प्रोफाइल इस मेंबर की डाउनलोड होगी ऑफिशियल एफपीएससी की वेबसाइट से। तो सिंपल ये देखिए पूरी उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, उन्होंने कहाँ सर्व किया पूरी जिंदगी में। तो इस तरह से तो ये देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो एफपीएससी खुद आपकी हेल्प कर रहा है, ये देख लें कितने मेंबर्स हैं। और इस तरह आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एफपीएससी की वेबसाइट में जाके, अबाउट अस में जाके और मेंबर्स के साथ जाके, वहाँ हर प्रोफाइल उनकी डाउनलोड की जा सकती है। जी नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? इफ्तिखार आपका कोई क्वेश्चन? ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। इफ्तिखार जी। जी सर। जी इफ्तिखार आस्क करें अपना क्वेश्चन। सर पहला तो ये है कि पंजाब से सर मैं बिलोंग करता हूँ और मेरा मेरिट नंबर जो है वो 680 के अराउंड है। ठीक तो है। सर इसमें सर ये है कि मतलब 492 सीटें हैं, तो क्या फर्स्ट जो होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी या 600 भी सही एक, अगर अच्छा इंटरव्यू में परफॉर्म करते हैं तो उसके भी चांसेस बन सकते हैं? एक तो सर ये क्वेश्चन है, और एक सर दूसरा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, डिग्री से रिलेटेड सर। तो दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि ये जब एडवर्टीजमेंट आई थी तो इसकी लास्ट डेट थी 15 अगस्त 2021 अप्लाई करने की ना। तो मेरी जो ट्रांसक्रिप्ट है लिखा हुआ है कोर्स रिजल्ट कंप्लीटेड ऑन 9 जुलाई 2021, मतलब 1 महीना पहले मेरा कोर्स रिजल्ट जो था वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो कम्प्रीहेंसिव था वो हुआ है सर 16 सितंबर को। और मेरी जो डिग्री है उस पे भी ये लिखा हुआ है कि 16 सितंबर 2021 को जो है आपकी जो कंप्लीशन ऑफ दिस जो है ना डिग्री, वो 16 सितंबर मेंशन है। तो क्या सर मैं आगे मुझे कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे सर? हेलो हेलो जी। जी आपकी जी जुनेद भाई। जी आपकी आवाज आ रही है। जी। अच्छा, जहाँ तक बात की ना आपने मेरिट वाली, तो वो तो हम 12 दफा डिस्कस कर चुके हैं, उसका कोई मैटर नहीं करता। आप अपनी तैयारी करें और आप दें। बाकी जुनेद भाई मजीद आपको कुछ बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है थोड़ी सी टेक्निकल है ये बात। बेहतर होगा कि आप कहाँ से आप कह रहे हैं, लाहौर से हैं या किसी और शहर से हैं? मैं सर जी बताएं। और करंटली सर मैं सर्व कर रहा हूँ इधर कराची में नेशनल बैंक हेड ऑफिस में 16 ग्रेड पे ही। अच्छा 16। आप एफपीएससी की जो नंबर है ना उस पे कॉल करके ये पूछ लें, या बेहतर होगा कि आप उनके ऑफिस विजिट कर लें, वहां से जाके ये मैटर बता दें। क्योंकि आपकी डिग्री आप बता रहे हैं कि सितंबर की आ रही है, सर जो डिग्री लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डेट ऑफ कंप्लीशन 16 सितंबर 2021। और जो सर मेरा ट्रांसक्रिप्ट है उसमें 2 डेट्स हैं क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव लेट हुआ था, और जो कोर्स रिजल्ट कंप्लीटेड ऑन 9 जुलाई जो कि पहले बन रहा है एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट से। लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव भी तो उसी का पार्ट होता है ना। यही सर मसला है, और डिग्री पे भी यही। हाँ ये थोड़ा सा ऐसे टेक्निकल है ये इशू। आप बेहतर होगा कि आप उनके ऑफिस विजिट कर लें और वहां जाके ये कराची में भी क्लियर होगा कर इसका ऑफिस एफपीएससी का, या सिर्फ इस्लामाबाद या बाकी जो कराची में रीजनल ऑफिस है। कराची में भी कोई ना कोई ऑफिस है। जी कराची में रीजनल ऑफिस है। आपको कोई है आइडिया तो आप बता दें इनको। वैसे जी जैसे इन्होंने बताया शौकत साहब ने, एग्जैक्टली जो कॉम्प्रिहेंसिव है वो डिग्री का ही पार्ट है, तो वो उसके साथ ही ऐड होता है। जब वो उसका रिजल्ट आएगा तो तभी डिग्री की फाइनल रिजल्ट जो है वो बनेगा, तभी डिग्री की मतलब कंप्लीशन कंप्लीट होगी डिग्री। तो इसलिए जो उसकी डेट है लेकिन अब आप कह रहे हैं कि जो कोर्स है वो पहले कंप्लीट हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव बाद में। तो मेरे ख्याल में तो आई थिंक कि इस पे इशू आएगा डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि ये चीज़ आपकी जो रिजल्ट है आपका, जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, तो वो पहले का होना चाहिए। तो अब इसमें एग्जैक्टली सर है 9 जुलाई 2021, उसमें डेट ऑफ डिक्लेरेशन लफ्ज लिखा हुआ है। लफ्ज डेट नहीं सर कोर्स रिजल्ट कंप्लीटेड लिखा हुआ है सर।
आपका फिर थोड़ा सा स्पेशल इशू है, क्योंकि हम एफबीआर के रिगार्डिंग तो बात कर सकते हैं, तो इसमें हमारी इतनी एक्सपर्टी नहीं है। तो आप रीजनल ऑफिस है कराची में, वेबसाइट पे उसका एड्रेस मौजूद है, तो आप काइंडली वो वहाँ विजिट कर लें, तो वो आपको असिस्ट करेंगे इस मामले में, या आप ईमेल के जरिए उनसे क्यूरी आस्क कर सकते हैं। ईमेल का वो रिप्लाई देते हैं, ईमेल नहीं तो आप फिर सिटीजन पोर्टल को मेरा यूज ख्याल करके है भी कर सकते हैं। जी मेरा ख्याल है जुनेदी, अगर ये वहाँ चले जाएं तो ये ज्यादा ज्यादा बेहतर है। बेहतर, ये एग्जैक्टली ब्रीफली आपको जो है जाना ना चाहिए अपना वहाँ। मैटर डिस्कस कर सकेंगे फोन पे या मेल पे, सम टाइम वो ऐसे ही कैजुअली जवाब दे देते हैं। बिल्कुल तो वहाँ आपको चले जाएंगे तो एग्जैक्टली ये जाना ज्यादा चाहिए, क्लियर हो जाएगा। आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये ना जी हो आप इंटरव्यू की तैयारी कर लें किसी भी तरीके से और वो आपकी एनर्जी जाया जाए, या बाद में डॉक्यूमेंट्स का आप डिसहार्ट हो, तो इसलिए आपको पहले जाना चाहिए, और ये लाजमी जाना चाहिए आपको हाँ, वहाँ या पे। फिर अभी ये ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे इनका चले, अभी काम चल जाए, बाद में जब वेरिफिकेशन वगैरह हो तो उस वक्त ये डिस्क्वालीफाई हो जाए। हाँ तो ये बात बेहतर भी है है। उसे डिस्कस कर लें। तो जी अच्छा ट्रांसक्रिप्ट पे, अच्छा आप ऐसे करें कि कॉल के बाद ना मुझे अपना ट्रांसक्रिप्ट सेंड कीजिएगा। जी सर, मैं ट्रांसक्रिप्ट को भेजता हूँ सर। काइंडली मैं अभी आपको ज्वाइन किया, मेरे दोस्त ने मुझे भेजी थी आईडी, तो आप काइंडली अगर अपना कोई नंबर इस तरह कोई शेयर कर दें तो ये नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको? जी सर, मैंने एसएस ले लिया इसका। थैंक यू सो मच सर। मैं जी आपको जी, व्हाट्सएप कर देता हूँ इसमें ट्रांसक्रिप्ट। मुझे ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों व्हाट्सएप कर दे, फिर मैं इस पे हम बात करते हैं। जी नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन श्योर होगा। सर। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, हम टाइम से ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं कमिटेड टाइम से, तो प्लीज अपना आखिरी क्वेश्चन करें। तो सर शौकत साहब जो है वो ताकि हम उन्हें थैंक यू कह सकें, और हमारे लिए जो है वो सिर्फ नहीं आपके नहीं क्वेश्चंस यार, के लिए थैंक यू वाली बैठे कोई हुए हैं। बात नहीं मेरे से। नहीं मेरे मुझे सब कोई पता है बात नहीं, थैंक्स हाँ जी, वाली कोई टाइम बात जो है वो। तो यहाँ पे मुजम्मिल आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। जी मुजम्मिल। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही? वालेकुम सलाम। जी मुजम्मिल अपना क्वेश्चन आस्क करें। सर वही जो लास्ट आपसे डिस्कस हो रही थी, मैं प्राइवेट बैंक में ऑडिटर हूँ, मेरी 10 साल की सर्विस है ऑलमोस्ट ना। तो वो सिर्फ ये था कि जो बायोडाटा फॉर्म है उस पे मैं लिखूँ ना लिखूँ, वो बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है मुझे ना। ये नहीं कि वो अगर मैं लिख देता हूँ तो उसका एक्सपीरियंस लेटर तो हम ये प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये वाले ना अभी तो नहीं प्रोवाइड करेंगे कभी भी। तो क्या ये हो सकता है वो बायोडाटा फॉर्म में मेंशन कर दूं और बाद में फिर जब हो ठीक है सिलेक्शन हो जाती है तो वो विद इन 15 डेज हमें दे देते हैं जब हम डिजाइन वगैरह करते हैं, तो क्या ये चल जाएगा इस तरह? हेलो सर, लाइन जी पे? जी। अच्छा ये आपका जो बाकी बैकग्राउंड का शोर है वो ज्यादा आ रहा है, आपका क्वेश्चन सही अंडरस्टैंड नहीं हुआ। आप 10 साल से ऑडिटर की जॉब कर रहे हैं कहीं पे? जी मैं सर मैं दोबारा कर करता हूँ, एक सेकंड लाइन, मैं दोबारा आपकी। हेलो जी सर, अब आ रही बात है? जी हेलो आप क्लियर है, आप क्लियर है। हाँ जी, आप सर हैंड मैं कह रहा हूँ सर, मेरा लास्ट 10 ईयर एज ए मेरा ना इंटरनल ऑडिटर का सर है प्राइवेट बैंक में ना। तो ये है भी बायोडाटा फॉर्म पे। जी सर, प्राइवेट बैंक में है? हाँ जी, ठीक है मैंने सोचा हाँ जी गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक में है। ठीक है। हाँ जी, तो सर ये है उसकी बायोडाटा फॉर्म में मैं मुझे मेंशन करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं मेंशन करता हूँ मुझे एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, ना मिले आप कर दें, आप कर दें। तो ये तो नहीं होगा उसमें मेंशन करूं जब वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लगाएं उसमें डिस्क्रिपेंसीज लगा दे भी इसका आप एक्सपीरियंस लेटर प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब थोड़ी है कि भाई आपको एनएससी या उसकी जरूरत है। नहीं वैसे क्यों नहीं देंगे आपको? असूलन तो उनको देना चाहिए। नहीं सर, बिफोर नहीं देंगे ना, आफ्टर रेजिग्नेशन मिल जाता है, बिफोर नहीं देते। अच्छा तो आप बता दीजिएगा सर कि मैंने वहाँ ट्राई किया, वो आफ्टर रेजिग्नेशन दे देते हैं। इसमें ये कोई क्यों जुनेद भाई, मेरा ख्याल है इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं बनता। गवर्नमेंट जॉब होती तो ऑब्जेक्शन बनता। बिल्कुल कोई भी अच्छा नहीं, बायोडाटा फॉर्म सर बायोडाटा फॉर्म में मेंशन कर दूं तो कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं लगती बाद में एफपीएससी जब वो डिस्क्रिपेंसीज की लिस्ट देगा तो? जी कोई बात नहीं, ऐसी कुछ देखो अच्छा मेंशन करना चाहिए। इस बेस पे नहीं लगती। हाँ आपका रेलेवेंट है यार, आगे ऑडिट में मतलब हमारा काम ऑडिट ही है ना, तो वो आपकी बड़ा आपको एच मिलेगा इसका। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगर कर रहे हैं तो आपको अपने काम का पता होगा, इसके बारे में वो पूछेंगे सेटिस्फाई हो रही है। बल्कि एज मिलेगा, जी सर। रेलेवेंसी है आपकी बहुत ज्यादा, 10 साल का एक्सपीरियंस है तो। जी
तो फैसल जी आपका सर। जी एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। फैसल आपका जो है वो क्या क्वेश्चन है? काइंडली अपना मुजम्मिल माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिएगा। फैसल आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। जी फैसल, हमारे लास्ट पार्टिसिपेंट जी फैसल सर। जी अपना क्वेश्चन आस्क करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फैसल। वालेकुम सर सलाम। सर जी, सर जुनैद आपसे ये सवाल है कि आप ये कंफर्म सर बताएं कि आप इंटरव्यू के सेशन सर स्टार्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि सर दूसरों के हो गए हैं और सर बहुत सारे एरियाज है वो कवर करने हैं, तो उस हवाले से। और सर शौकत से ये सवाल है कि इंटरव्यू में सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि टोकन क्वेश्चन होंगे, तो ये दो क्वेश्चन है सर। थैंक यू, ये थोड़ा गाइड कर दें। जी सर शौकत हेलो। साहब। जी देख जी बात सर। ये है कि नॉर्मली जो इंटरव्यूज आमतौर पर होते हैं वो यही होते हैं। आपके इंट्रो से बात शुरू होती है, आपकी डिग्रीज, आपकी रेलिवेंट जो एजुकेशन होती है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस होता है, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, इसी पे ही चलता है। स्टार्ट यहीं से ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो है जो डिपार्टमेंट से बंदा होता है वो आपसे टैक्स के रेलिवेंट क्वेश्चंस करता है। जो सब्जेक्ट के लोग बैठे होते हैं वो आपसे सब्जेक्ट के हवाले से पूछते हैं। नॉर्मल तो यही रूटीन चलती है। तो किसी से ये आगे पीछे हो सकते हैं, अदरवाइज जो इंटरव्यू होता है वो आपकी इन्हीं चीजों के ही राउंड अराउंड घूम रहा होता है। जी जुनैद। जी एग्जैक्टली सही कह रहे हैं जी आप। आप पूछ रहे हैं, कोई डिग्री का पूछ रहे हैं? जी जी डिग्री का क्या बात पूछ रहे हैं आप? डिग्री नहीं, सॉरी, ये पूछ रहे थे वो आपकी क्लासेस का पूछना चाह रहे हैं। क्लासेस का भी कुछ दिन वेट करें, सो फिर उस पर फाइनली आपको मिल जाएगी अनाउंसमेंट। अगर स्टार्ट हुई तो, ना भी हुई तो इस तरह के जो फ्री वर्जन हैं आपको वो आपकी हेल्प में, असिस्टेंस में, वो अब मैं अपलोड करता रहूँगा। तो लेकिन जो चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं ख़ास तौर पे, इन चीज़ों को तो आप करना शुरू करें। काफ़ी सारी आई थिंक हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो सर शौकत साहब ने और मैंने आपको हाईलाइट किए हैं। तो उन एरियाज़ पे तो आपको काम करना चाहिए, जैसे आपकी बैकग्राउंड है उस हवाले से, ठीक है। तो और जी, और फर्दर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं एड्रेस करने की कोशिश उसे करूँगा इस व्हाट्सएप नंबर पे। सो जी सो हम यहाँ पे जो है वो एंड अप करेंगे सेशन को। सबसे पहले जो है वो मैं स्पेशली जो है मिलियंस टाइम्स थैंक्स कहना चाहूँगा ऑनरेबल सर शौकत साहब को, कि उन्होंने हमें जो है वो मौका दिया कि हम उनसे कम्युनिकेट करें, बातचीत करें और इतनी जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में उनसे नो हाउ लें। तो मैं उन्हें एक दफ़ा अगेन मिलियन टाइम्स और जो है वो ट्रिलियन टाइम्स थैंक्स कहना चाहूँगा सर शौकत साहब को कि उन्होंने हमारा सेशन ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जुनैद हाँ भाई, जी, ये आपने आपने जो है ना ये ट्रिलियंस का लफ्ज मेरा उठा लिया है। आप मिलियंस पे रहते तो अच्छा था, अच्छा वैसे क्योंकि ट्रिलियंस का वर्ड या बिलियंस का वर्ड मैंने यूज करना था। नहीं क्योंकि नहीं ये जो आज मैं आज जिस लेवल पे बैठे हैं, जो इतनी सारी नहीं बातें कर ली, तो वो उसमें मैं समझता हूँ आपका एक बहुत बड़ा रोल है, नहीं ठीक है। नहीं, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, तो ये मेरा हाँ इसमें जी, जीरो वो रोल है। हाँ जी, डेफिनेटली देखिए, डेफिनेटली बिल्कुल जो कुछ भी होता है वो तो नो बिल्कुल। डाउट हाँ कि जी, अल्लाह पाक की तरफ से ही होता है। हाँ तो जी, अल्लाह पाक किसी न किसी को वसीला बनाते हैं, तो आप बिल्कुल। मेरा वसीला बने थे उस वक्त, ठीक है। नहीं तो मे बी आप उस वक्त इस तरह से मुझे डाटा ना मिलता तो शायद मैं आज यहाँ ना बैठा होता, ठीक है। तो इसलिए मैं मेरा तो बनता ही है, चले आप कह रहे थे नहीं क्यों, नहीं लेकिन एक्चुअली वो आपका ही बनता है। तो सारे शुक्रिया हाँ आपको, जी, नहीं नहीं कोई और जो मसला तमाम है। पार्टिसिपेंट्स कोई हैं ऐसी उन सब के लिए बेस्ट ऑफ हाँ जी, लक हमारी। बेस्ट ऑफ लक तो कि हाँ, हमारे उन सब डिपार्टमेंट के में लिए एक हमारी नई बेस्ट ऑफ लक, नई हमारी बहुत सारी बिल्कुल दुआएं हैं। बिल्कुल जहाँ कहीं इनको कोई जरूरत हमारी हो तो हम अवेलेबल हैं बिल्कुल। एवरी टाइम। आप बल्कि आप तो प्रोफेशनल टाइम देते हैं, मेरे लिए जरा मुश्किल हो जाता है टाइम देना। बि- एनीहो, बि- फिर भी अगर कभी मेरी जरूरत होगी तो मोस्ट वेलकम। आप भी और आपके सारे पार्टिसिपेंट्स जितने भी थे, ये सब। बिल्कुल, जितने भी ये हमारे पास ओपन पार्टिसिपेंट्स थे पूरे पाकिस्तान से, मीन जनरली डिफरेंट ग्रुप फेसबुक से और डिफरेंट व्हाट्सएप से, तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा पार्टिसिपेंट्स को भी और हमारे ऑनरेबल गेस्ट को भी अगेन थैंक यू। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने एक्नॉलेज किया और टाइम भी दिया, तो यही बड़ा पन है इनका बहुत ज़्यादा।
तो यहाँ पे फिर इंशाल्लाह एंड करते हैं इस सेशन को। और अच्छा, हमारे लिए आपकी नेक दुआएं और तमन्नाएं हैं कि चले नए लोग डिपार्टमेंट्स में आए। और हम देख रहे हैं, मैं देखता हूँ कि जो ना अब तो जो नए लोग होते हैं ना, उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है, उनमें पैशन ज़्यादा होता है। तो मैं खुद भी ये चीज़ फील की है। जो नए, अब तो हम काफ़ी उम्मीद है आपसे, जो नए लोग आएंगे, चले डिपार्टमेंट में भी काफ़ी कमी है, तो आई होप सो कि हमें भी सपोर्ट मिलेगी, हमारे ऑफिसर या डिपार्टमेंट को भी आपकी तरफ से सपोर्ट मिलेगी और कलेक्टिवली अपलिफ्ट होगा डिपार्टमेंट। सो आप सब खुश रहें, करते रहें कोशिश। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। एंड शुक्रिया शौकत साहब, एंड थैंक यू। और यहाँ पे हम एंड ओके करते हैं जी, सेशन को। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।